अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं स्टेट के बारे में। स्टेट को समझने से पहले एक और शब्द समझते हैं विच इज़ कॉल्ड सेशन। जब भी हमारा क्लाइंट हमारे सर्वर के साथ इंटरैक्ट करता है तो इस एक सिंगल इंटरैक्शन को हम एक सिंगल सेशन कहते हैं। तो जब भी हम प्रोटोकॉल्स की बात करते हैं, जैसे प्रोटोकॉल का मतलब हो गया कि किस तरीके से हमारी रिक्वेस्ट जा रही है, किस तरीके से हमारे रिस्पॉन्स जा रहे हैं, जिन भी रूल्स को हमारी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स फॉलो करते हैं उसे हम प्रोटोकॉल कह देते हैं। अब हमारे पास दो तरीके की प्रोटोकॉल्स होती हैं, एक होती है हमारी स्टेटफुल प्रोटोकॉल्स और एक होती है हमारी स्टेटलेस प्रोटोकॉल्स। स्टेटफुल प्रोटोकॉल्स वो होती हैं जो स्टेट को सेव करवाती हैं एंड स्टेटलेस वो होती हैं जो स्टेट को सेव नहीं करवाती। अब यहाँ पे स्टेट कहने का क्या मतलब है? स्टेटफुल प्रोटोकॉल्स बेसिकली रिक्वायर सर्वर टू सेव द स्टेटस एंड द सेशन इन्फॉर्मेशन। स्टेटस के अंदर बहुत सारी डिफरेंट इन्फॉर्मेशन हो सकती है और स्टेटस हर सर्वर क्लाइंट यानी हर वेबसाइट के साथ स्टेटस का मतलब अलग अलग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने कोई पेमेंट के लिए ऐप बनाई है तो पेमेंट ऐप में जो उसका सर्वर साइड होगा, सर्वर साइड पर स्टेटस का मतलब ये हो सकता है कि पेमेंट हुई नहीं हुई, बाहर से जो पेमेंट रिक्वेस्ट आई थी वो सक्सेसफुल हुई है या नहीं हुई है, या पार्शियल ट्रांसफर हुआ है या रिफंड होकर आ गए पैसे। तो इस तरीके की जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी वो उस रिक्वेस्ट के लिए उसकी स्टेट हो सकती है। वहीं पर अगर हमने कोई ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई है, जैसे फ्लिपकार्ट हो गई, जैसे अमेजॉन हो गई, उसमें कार्ट के अंदर क्या क्या सामान डला हुआ है, किस क्वांटिटी में डला हुआ है, क्या उस सामान का प्राइस है, अवेलेबिलिटी किस तरीके से है, डिलीवरी डेट कैसे होगी, ये सारी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है जो उस वेबसाइट के लिए होगी, तो इसको हम स्टेट कह सकते हैं। तो स्टेट का मतलब बेसिकली है एक रिक्वेस्ट से रिलेटेड सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो। अब जो स्टेटफुल प्रोटोकॉल्स होती हैं उनके अंदर स्टेटस सेव किया जाता है एंड सेशन की इंफॉर्मेशन सेव की जाती है। सेशन की इंफॉर्मेशन यानी ये जो सारी चीज़ों के बारे में हमने बात की कि रिक्वेस्ट से रिलेटेड चीज़ें, इनको हम सेशन की इंफॉर्मेशन कहते हैं कि रिक्वेस्ट कब आई, रिस्पॉन्स कब गया, इस तरीके की चीज़ें। तो जब ये सारी इंफॉर्मेशन किसी प्रोटोकॉल के अंडर सेव कराई जाती है, कंपल्सरीली सेव कराई जाती है, तो उसे हम कह देते हैं स्टेटफुल प्रोटोकॉल। और इसका एक एग्जाम्पल है हमारा FTP यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और उसके अलावा हमारे पास होते हैं स्टेटलेस प्रोटोकॉल जो सर्वर के अंदर सेशन से रिलेटेड या स्टेटस से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं करते। इसका एग्जाम्पल है हमारा HTTP प्रोटोकॉल, जिसको यूज़ करके अभी तक हम सारी की सारी डेवलपमेंट करते हुए आए हैं। तो जब भी हम एक्सप्रेस के थ्रू अपने सर्वर को सेटअप करते हैं तो हमारा जो सर्वर सेटअप होता है वो HTTP प्रोटोकॉल पे काम कर रहा है और बेसिकली जितनी भी रिक्वेस्ट हम भेज रहे हैं, जो रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है, जो भी हमारा सेशन चल रहा है क्लाइंट सर्वर के बीच में, उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन सर्वर के अंदर स्टोर नहीं होती। तो बाय डिफॉल्ट जो हमारा HTTP प्रोटोकॉल है वो हमारा स्टेटलेस प्रोटोकॉल होता है, उसके अंदर कोई स्टेट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन स्टोर नहीं होती। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें अपने दोस्त को पैसे देने हैं तो दो तरीके हैं जिससे हम उसे कुछ भी जो कैश अमाउंट है वो दे सकते हैं। एक है कि डायरेक्टली हमने उसे फिजिकल कैश दिया, हमने क्या किए, 2-3 नोट उस व्यक्ति को दे दिए। अब वो जो नोट है वो कुछ ट्रैक नहीं कर रहे कि ये नोट कहाँ से आया है, किसने हमारे दोस्त को दिया है। अगर अगले दिन वो दोबारा उन नोट्स को देखेगा तो उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर 1 महीने बाद उसे याद करना हो ये नोट किससे आया था तो हो सकता है वो भूल भी जाए, उसे पता भी नहीं हो कि नोट मुझे किसने सेंड किया है। तो जो हमारा फिजिकल कैश होता है उसके अंदर कोई रिलेटेड इन्फॉर्मेशन स्टोर नहीं होती। बट अगर वही ट्रांजैक्शन हम UPI से करते, अगर हम गूगल पे से, पेटीएम से, फोन पे से वही सेम ट्रांजैक्शन कर रहे होते तो उसमें ट्रांजैक्शन के साथ लिखा होता कि इस ट्रांजैक्शन को किसने स्टार्ट किया था, किसने सेंड किए ये अमाउंट, और उससे हमें पता चल जाता कि सेंडर कौन था, साथ के साथ उसकी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। तो ये जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन UPI के थ्रू आई, इसको हम कह सकते हैं बेसिकली ये जो ट्रांजैक्शन हुआ पैसे का, ये हमारा स्टेटफुल ट्रांजैक्शन था जिसमें सेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे सेशन क्या हो गया, यहाँ पे सेशन वो ट्रांजैक्शन हो गया, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सेव हुई UPI के अंदर। बट फिजिकल कैश जब हम देते हैं तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सेव नहीं होती, तो वो हमारा स्टेटलेस ट्रांजैक्शन है। तो उसी तरीके से हमारे पास स्टेटफुल प्रोटोकॉल्स होते हैं रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स के लिए एंड हमारे पास स्टेटलेस प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो बेसिकली आज का जो हमारा चैप्टर होने वाला है इसके अंदर हम कोशिश करेंगे कि HTTP प्रोटोकॉल जो हम एक्सप्रेस से सर्वर बनाते आए हैं, हमें पता है वो स्टेटलेस है, बस उसके अंदर हम कुछ ना कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन किस तरीके से सेव करवा सकते हैं, उसको थोड़ा सा स्टेटफुल होने का फ्लेवर हम कैसे ऐड कर सकते हैं, वो चीजें हम सीख रहे होंगे। तो अब हम बात करने वाले हैं एक्सप्रेस सेशंस के बारे में। एक्सप्रेस सेशंस का बेसिकली काम होता है कि जितने भी हमारे HTTP के सेशंस चल रहे हैं एक्सप्रेस के अंदर, वो उनको क्या कर दे, स्टेटफुल बना दे, यानी सेशन से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन को हम सर्वर साइड पे सेव करवा लेते हैं। अब ये रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कुछ भी हो सकती है।
फॉर एग्जाम्पल हम अमेजॉन की वेबसाइट पर गए तो वहां पर बिना लॉगिन किए भी, बिना रजिस्टर किए हुए, बिना अकाउंट बनाए हुए हम क्या कर सकते हैं, हम अपने कार्ट में चीज़ें ऐड कर सकते हैं। कई सारी वेबसाइट्स, कई सारी ऐप्स हमें करना अलाउ करती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट यूज़ करते हैं तो वहाँ पर OTP से बिना साइन अप किए हुए पहले ही हम जाके कुछ चीज़ें कार्ट में ऐड कर सकते हैं, और कार्ट में पेमेंट करने से पहले, जस्ट पहले वो हमें बोलेगा कि आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो आप पहले अकाउंट बना लो। तो इस तरीके का फ्लो हमारी काफ़ी सारी ऐप्स के अंदर एग्जिस्ट करता है। इसमें वैसा ही एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक यूज़र है जो अमेजॉन के ऊपर गया पर उन्होंने अमेजॉन के ऊपर अकाउंट नहीं बनाया हुआ, और वो क्या करते हैं, वो कुछ कुछ कार्ट के अंदर आइटम्स ऐड कर लेते हैं। हम इस यूज़र को एक आईडी दे देते हैं, यानी इसका जो सेशन चल रहा है, इसको सेशन आईडी कह देते हैं। इसका जो सेशन चल रहा है, सेशन क्या था हमारा, कि क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो इंटरैक्शन हो रहा है, यानी वेबसाइट के ऊपर अभी जो वो वेबसाइट को यूज़ कर रहे हैं, हमारे वेब पेजेस को यूज़ कर रहे हैं, एक पेज से दूसरे पेज पे जा रहे हैं, ये सारा का सारा हमारा एक सिंगल सेशन है। तो ये जो सिंगल सेशन है, इस सेशन को एक आईडी मिल जाएगी और इसके अंदर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम सेव कर सकते हैं। रिलेटेड इन्फॉर्मेशन में ये सेव कर सकते हैं कि ये जो हमारा यूज़र 1 है, इसने क्या क्या आइटम अपने कार्ट के अंदर ऐड कर लिए हैं। फॉर एग्जाम्पल इसने एक लैपटॉप अपने कार्ट के अंदर ऐड कर लिया है। दूसरा आइटम जो इन्होंने कार्ट के अंदर ऐड किया है वो लेट्स सपोज एक चार्जर कार्ट के अंदर ऐड कर लिया है, एंड उसके अकॉर्डिंग इनको एक सेशन आईडी मिल गई है। इस सेशन आईडी को कह देते हैं 101। अब हमें पता है जो 101 सेशन आईडी है वो इस यूज़र 1 की सेशन आईडी है और ये यूनिक है। उसके अलावा हमारी वेबसाइट के ऊपर एक और यूज़र आ जाता है, इसको कह देते हैं यूज़र 2, तो इसकी भी अपनी एक सेशन आईडी ऑटोमेटिकली बन जाएगी। अब ये ऑटोमेटिकली कैसे सेशन आईडी बन रही है, ये सारा का सारा काम हमें एक्सप्रेस सेशंस करके देता है। तो अभी हम बेसिकली अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि एक्सप्रेस सेशंस काम क्या करता है। एक्सप्रेस सेशंस, जो भी हमारी वेबसाइट पे यूजर्स आते हैं और वो कोई सेशन स्टार्ट करते हैं, उस सेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सेव करता है और उस सेशन के लिए एक आईडी बना देता है। वैसे यूज़र 2 आएगा तो उसको भी एक सेशन आईडी मिलेगी। लेट्स सपोज उसको सेशन आईडी मिली 102 और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी स्टोर होगी कि उसने अपने कार्ट के अंदर क्या आइटम्स ऐड किए। लेट्स सपोज इसने अपने कार्ट के अंदर आइटम में ऐड किया दे आर शॉपिंग फॉर क्लोथ्स, तो एक आइटम में शर्ट ऐड कर लिया, एक आइटम में पैंट्स ऐड कर लिया। तो इस तरीके से इनके कार्ट के अंदर भी आइटम्स आ गए। अब ये दो जो यूजर्स हैं, इनके सेशंस भी अलग अलग हैं, इनके आइटम्स भी अलग अलग हैं। और जहां पर यूजर 1 क्लाइंट साइड के अंदर, ये तो हो गई हमारी सर्वर साइड, ये जो पूरा का पूरा पोर्शन है कि सेशन आईडी कहाँ पे क्रिएट हुई, हमारी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आइटम्स की कहाँ पे स्टोर हुई, ये सारा का सारा हमारा सर्वर साइड है। अगर हम क्लाइंट साइड की बात करें तो क्लाइंट साइड पे हमारा जो यूज़र 1 है वो अपने लैपटॉप के अंदर अपनी वेबसाइट को खोल के बैठा होगा। यूज़र 2 हो सकता है दूसरे लैपटॉप पे वेबसाइट को खोल के बैठा हो, नहीं तो फ़ोन के ऊपर वेबसाइट को खोल के बैठा हो। तो एक्सप्रेस सेशंस क्या करेगा, क्लाइंट साइड पे यानी ब्राउज़र के पास पूरी की पूरी ये रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है इसको नहीं सेंड करेगा। एक्सप्रेस सेशन सिर्फ इस सेशन आईडी को भेजेगा। यानी यहाँ पर क्लाइंट साइड में ब्राउज़र के अंदर 101 सेव होगा और यहाँ पर यूज़र 2 के लिए ब्राउज़र के अंदर 102 सेव होगा। अब यहाँ से हमें याद आ रहा होगा कि ब्राउज़र के अंदर इन्फॉर्मेशन कौन सेव कराता था। हमने लास्ट चैप्टर के अंदर बात की थी कुकीज़ के बारे में, और कुकीज़ का क्या काम होता था। कुकीज़ का काम होता है कि वो ब्राउज़र के अंदर कुछ छोटे टाइनी बिट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन को सेव करवाते हैं। तो यहाँ पर ये जो टाइनी बिट ऑफ इंफॉर्मेशन है हमारी सेशन आईडी, ये स्टोर होती है इन द ब्राउजर इन द फॉर्म ऑफ अ कुकी। तो एक छोटी सी कुकी है जो एक्सप्रेस सेशन क्या करेगा, हमारे ब्राउजर को भेज देगा और ब्राउजर के अंदर सेव करवा देगा। वैसे ही इस यूजर 2 के लिए भी एक छोटी सी कुकी जाएगी ब्राउजर के पास और वो ब्राउजर के अंदर जाके सेव हो जाएगी। अब सबसे पहले हमारे दिमाग में सवाल आएगा कि ये जो इन्फॉर्मेशन हम सर्वर साइड पे स्टोर करवा रहे हैं, इसको हमें स्टोरी कराने की क्यों जरूरत है। इसको हमें स्टोर करवाने की इसलिए ज़रूरत है कि फॉर एग्जाम्पल किसी यूज़र ने रजिस्टर नहीं किया, वो जाके किसी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पेज पे गए हमारी वेबसाइट पे अमेजॉन पे, और उन्होंने लैपटॉप और चार्जर अपने कार्ट के अंदर ऐड कर दिया। उसके बाद लेट्स सपोज वो ब्यूटी वाले सेक्शन में चले जाते हैं और कुछ और आइटम्स को ऐड करते हैं। तो क्या अगर उन्होंने पेज स्विच कर दिया वेबसाइट पर, तो क्या पुराना जो उन्होंने कार्ट में ऐड किया था वो भूल जाना चाहिए हमें? वो ऑब्वियसली हमें नहीं भूलना चाहिए। पर क्योंकि HTTP एक स्टेटलेस प्रोटोकॉल है, तो अगर हम एक पेज से वेबसाइट के दूसरे पेज में चले जाते हैं और हमने कोई एक्सप्रेस सेशंस या कुछ ऐसा यूज़ नहीं किया, तो फिर हमारा सर्वर भूल जाएगा कि पहले वाले पेज पे कार्ट के अंदर क्या ऐड हुआ था। तो इसीलिए हमारा सर्वर साइड भूले नहीं, हमारी सेशन की इंफॉर्मेशन को हम याद रख पाएं सर्वर साइड पे, इसीलिए एक्सप्लिसिटली उस इंफॉर्मेशन को सेव करवाना ज़रूरी है। अब ये जो इंफॉर्मेशन है ये डेटाबेस के अंदर सेव नहीं होती।
डेटाबेस के अंदर सेव इसलिए नहीं होती क्योंकि डेटाबेस का काम होता है परमानेंट इन्फॉर्मेशन को सेव करवाना, और जो चीज़ें हम कार्ट के अंदर ऐड करते हैं हमें पता है वो फाइनल नहीं है, फाइनल कब होंगी जब पेमेंट हो जाएगी। तो उससे पहले जितनी भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है हम उसको डेटाबेस के अंदर सेव नहीं कराते, हम उसको किसी टेम्पररी स्टोरेज के अंदर सेव करवाते हैं। अब वो टेम्पररी स्टोरेज कुछ भी हो सकती है, बहुत सारे डिफरेंट टेम्पररी स्टोरेजेस एग्जिस्ट करते हैं। अभी के लिए हम कौन सी स्टोरेज के अंदर सेव करवा रहे हैं उस पर ध्यान नहीं देना, बस ये याद रखना है कि हमें रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इसीलिए सेव करवानी है क्योंकि बाय डिफॉल्ट HTTP के अंदर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सेव नहीं होती, और जैसे ही पेज हम चेंज कर देंगे वैसे ही इन्फॉर्मेशन डिलीट हो जाएगी अनलेस एंड अनटिल वो डेटाबेस के अंदर सेव हुई हो। पर हमें डेटाबेस के अंदर सेव नहीं करवानी क्योंकि ये परमानेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम किसी टेम्पररी स्टोरेज के अंदर इस इन्फॉर्मेशन को सेव करवा रहे हैं और उसको सेव करवाना जरूरी है। दूसरा सवाल हमारे दिमाग में ये आ सकता है कि इसको हम सर्वर साइड पे क्यों सेव करवा रहे हैं। हम डायरेक्टली कुकीज से जो ये सेशन आईडी अपने क्लाइंट को भेज रहे हैं उसकी जगह क्यों ना पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन हम अपने क्लाइंट को भेज दें। तो इसका रीज़न ये है कि जो हमारी कुकीज़ होती हैं उनकी एक लिमिट होती है कि उनके अंदर कितनी इन्फॉर्मेशन सेव हो सकती है, तो वहाँ पर वो जो लिमिट होती है वो काफ़ी छोटी होती है इन कंपैरिजन टू अ टेम्पररी स्टोरेज। तो इसीलिए कुकीज़ के अंदर हम छोटी इन्फॉर्मेशन स्टोर करवा सकते हैं, और साथ के साथ जो कुकीज़ के अंदर इन्फॉर्मेशन स्टोर कराई जाती है वो उतनी सिक्योर नहीं होती, इसीलिए कुकीज़ के अंदर हम छोटी कम इन्फॉर्मेशन स्टोर करा रहे हैं और सेशन आईडी को स्टोर करवा रहे हैं, ना कि अपने पूरे के पूरे डेटा आइटम्स को जिनको हमने अपने बैकएंड के अंदर सर्वर के अंदर सेव करवाया हुआ है। तो एक बार रिकैप कर लेते हैं, ये इन्फॉर्मेशन स्टोर करवाना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, पेज चेंज करेगा यूजर तब भी हमें इस चीज़ को याद रखना पड़ेगा। अब इसे स्टोर करवाने के लिए हम किसी टेम्पररी स्टोरेज को यूज करेंगे। तो एक्सप्रेस सेशन क्या काम करता है, सर्वर साइड पे जो डेटा हमें स्टोर करवाना होता है उसको किसी टेम्पररी स्टोरेज के अंदर सेव करवाता है, उसके लिए एक सेशन आईडी बनाता है विच कैन बी अ यूनिक आईडी। इट्स बेसिकली लाइक कि हमने एसक्यूएल के अंदर एक टेबल बना दी और टेबल को हमने एक स्पेशल नाम दे दिया। अब ये जो स्पेशल नाम है इसे हम सेशन आईडी कह रहे हैं। ये सेशन आईडी हम अपने ब्राउजर के पास भेज देते हैं, क्लाइंट के पास, और ये सेव करवा लेगा 101। अब जब ब्राउजर के अंदर यानी क्लाइंट साइड पे हम एक पेज से दूसरे पेज पे जाएंगे तो क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन ब्राउजर के अंदर ही सेव है तो दूसरे पेज को भी पता होगा कि आपने पहले वाले पेज पे अपने कार्ट के अंदर क्या क्या आइटम्स ऐड किए हैं, क्योंकि क्लाइंट क्या करेगा दोबारा ये सेशन आईडी बैकएंड को भेजेगा और बैकएंड ये रिलेटेड डेटा फिर हमारे ब्राउजर को डिस्प्ले करा सकता है। तो ये पूरा हमारा फ्लो होता है एक्सप्रेस सेशंस का। एक्सप्रेस सेशन में अभी हमें दो ही चीजें याद रखनी है कि एक्सप्रेस सेशन टेम्पररी स्टोरेज में कुछ डेटा स्टोर कराता है और सेशन आईडी कुकी की फॉर्म में हमारे फ्रंट एंड को दे देता है। अब ये पूरा तो हमारा लेआउट है कि इस तरीके से काम होता है। अब हम इसको प्रैक्टिकली एक्चुअली इंप्लीमेंट करके देखने वाले हैं। इंप्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले तो हम जा सकते हैं अपने मेजर प्रोजेक्ट वाले फोल्डर के अंदर। यहाँ पर इस क्लासरूम फोल्डर को शुरुआत के लिए हम यूज करेंगे, तो CD कर लेते हैं इनटू आवर क्लासरूम फोल्डर। अब यहाँ पर अपनी server.js वाली फाइल को खोल लेते हैं। सो दिस वाज आवर server.js। ये सारी की सारी चीज़ें हम कर सकते हैं कमेंट आउट, सिर्फ app.listen को हम रखेंगे। इनफैक्ट इन्हें चाहें तो अभी के लिए डिलीट भी कर सकते हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम यूज़ नहीं करेंगे। हम चाहें तो कुकी पार्सर को भी यहाँ से हटा सकते हैं एंड लेट्स सेव इट। अब जो हमारा एक्सप्रेस सेशंस होता है, ये एक्सप्रेस सेशंस ये बेसिकली हमारा एक npm पैकेज होता है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। npm के ऊपर जाके हम सर्च कर सकते हैं फॉर एक्सप्रेस सेशन। तो एक्सप्रेस सेशन क्या करता है, क्रिएट्स अ सेशन मिडलवेयर विद द गिवन ऑप्शंस, यानी ये हमारे लिए एक मिडलवेयर क्रिएट करेगा जिसके अंदर काफ़ी सारे डिफरेंट ऑप्शंस होंगे। अब इसको सबसे पहले तो इंस्टॉल कर लेते हैं एंड इंस्टॉल करने के बाद इसे यहाँ पर रिक्वायर कर लेते हैं। तो कॉन्स्ट इसे हम सेशन नाम दे देंगे इज इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस सेशन। अब एक्सप्रेस सेशन को यूज़ करने के लिए एक बार हमारे पास सेशन आ गए तो इस कोड को हम थोड़ा सा देखने वाले हैं। दिस इज गोइंग टू बी द बेसिक कोड। इस कोड को हम थोड़ा सा यूज करने वाले हैं। दिस इज गोइंग टू बी द बेसिक कोड। हम लिखते हैं क्योंकि एक मिडलवेयर है तो हम लिखेंगे app.use और app.use के अंदर हम यूज करेंगे अपना सेशन, जिस सेशन को हमने रिक्वायर किया है, और इस सेशन के अंदर हम अपने डिफरेंट ऑप्शंस को ऐड कर सकते हैं। अब जो हमारा सेशन होता है एक्सप्रेस सेशन, इसके अंदर कई सारे डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। इफ़ वी स्क्रॉल तो ऊपर से हम स्टार्ट कर सकते हैं। कुकी हमारे पास एक ऑप्शन होता है, कुकी.domain, कुकी.expires।
हमारे पास cookie.http ओनली, ये सारे डिफरेंट हमारे पास ऑप्शंस है एंड इन सबको हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, इनमें से जो ज़रूरी वाले होंगे उनको हम कवर कर रहे होंगे। तो यहाँ पर हमें एक जो ऑप्शन मिलता है विच इज़ कॉल्ड सीक्रेट, ये हमारे लिए एक रिक्वायर्ड ऑप्शन होता है कि जब भी हम सेशन क्रिएट करेंगे तो करंट सेशन के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ सीक्रेट होना चाहिए। दिस इज अ सीक्रेट यूज टू साइन द सेशन आईडी कुकी। तो ये जो सेशन आईडी होती है जो हमारे ब्राउजर के पास, क्लाइंट साइड के पास जा रही है, जाके सेव हो रही है, ये क्या है, ये एक साइंड कुकी होती है। साइंड कुकी के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और हमें पता है साइंड कुकी के लिए एक सीक्रेट होना चाहिए। तो इस सीक्रेट के अंदर हम उसी साइंड कुकी का सीक्रेट सेव करवा रहे हैं। दिस कैन बी आइदर अ स्ट्रिंग फॉर अ सिंगल सीक्रेट और इन एरे ऑफ मल्टीपल सीक्रेट्स। अब जो हमारे अच्छे सीक्रेट्स होते हैं, द सीक्रेट इटसेल्फ शुड नॉट बी इजीली पास्ड बाय अ ह्यूमन एंड वुड बेस्ट बी अ रैंडम सेट ऑफ कैरेक्टर्स। तो बेस्ट ये होता है कि एक रैंडम सेट ऑफ कैरेक्टर्स हो जिसमें हम जनरली अपने एनवायरमेंटल वेरिएबल्स को यूज कर लेते हैं और इस सीक्रेट को हम टाइमली अपडेट करते रहते हैं। तो जनरली तो बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स किए जाते हैं इस सीक्रेट को अच्छा बनाने के लिए। तो जो हम नॉर्मल स्ट्रिंग लिखते आए हैं, माई सुपर सीक्रेट कोड या माई सीक्रेट कोड, इस तरीके की स्ट्रिंग्स हम जनरली नहीं लिखते, पर क्योंकि अभी हम शुरुआती स्टेजेस में हैं तो अभी हम नॉर्मल एक स्ट्रिंग लिखकर अपने सेशन को क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ हम अपना पहला ऑप्शन ऐड कर सकते हैं विच इज गोइंग टू बी अ सीक्रेट। सीक्रेट के अंदर आई कैन राइट माई सुपर सीक्रेट स्ट्रिंग, पर जनरली ये एक अच्छा आइडिया नहीं होगा क्योंकि ये बहुत जनरल स्ट्रिंग है। अब क्या करेंगे, अब हम app.get के अंदर एक राउट बना लेते हैं, इसे कह देते हैं अपना टेस्ट राउट। और यहाँ पर अगर हमारी रिक्वेस्ट आएगी, अगर हमारा रिस्पॉन्स आएगा तो रिस्पॉन्स में सिंपली हम सेंड करेंगे टेस्ट सक्सेसफुल एंड इसे कर लेते हैं सेव। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर सर्वर nodemon server.js। अब यहाँ पर ये दो वार्निंग्स हमारे पास आएंगी, बट अभी के लिए इन वार्निंग्स को हम इग्नोर करने वाले हैं। वील गो टू लोकल होस्ट /test। टेस्ट सक्सेसफुल हो गया एंड अगर एक बार हम अपने ब्राउजर पर जाके इंस्पेक्ट करें तो इंस्पेक्ट करके जब हम अपने एप्लीकेशन के अंदर आएंगे तो एप्लीकेशन के अंदर कुकीज़ के अंदर हमें एक स्पेशल कुकी जो है वो दिखाई दे रही होगी एंड इस स्पेशल कुकी के अंदर अगर हम नेम एंड वैल्यू को देखें, ये तो हमारी लास्ट क्लास वाली कुकीज़ थी। इनफैक्ट क्या करेंगे, इन कुकीज़ को एक बार डिलीट कर देते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या कुकी आई, हमारे पास एक कुकी आई है connect.sid। connect.sid यानी ये जो करंट कनेक्शन है उसके लिए सेशन आईडी हमारे पास एज अ कुकी आई है और ये उसकी वैल्यू है। तो बाय डिफॉल्ट जैसे ही हमने अपने सेशन को एज अ मिडलवेयर यूज कर लिया, उसके अंदर कुछ सीक्रेट ऐड कर दिया, वैसे ही हर एक रिक्वेस्ट के साथ, कोई भी रिक्वेस्ट हो, गेट रिक्वेस्ट हो, पोस्ट रिक्वेस्ट हो, अपडेट रिक्वेस्ट हो, डिलीट रिक्वेस्ट हो, कोई भी रिक्वेस्ट हो, उन सारी रिक्वेस्ट के साथ अब एक सेशन आईडी हमारे ब्राउजर के अंदर जाके सेव हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ अ कुकी। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एक्सप्रेस सेशंस के और रिलेटेड ऑप्शंस के बारे में। अब एक चीज़ उससे पहले नोटिस करते हैं, ये जो हमारी कनेक्शन आईडी है, लेट्स सपोज यही सेम लिंक हम किसी और टैब से भी ओपन करते हैं और उसके अंदर अगर हम इंस्पेक्ट करके देखें, लेट्स गो टू एप्लीकेशन एंड इंस्पेक्ट आर कनेक्शन आईडी, तो एक चीज़ हम नोटिस करेंगे, ये वाली जो कनेक्शन आईडी है जिसकी वैल्यू मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है एंड ये वाली जो कनेक्शन आईडी है जिसकी वैल्यू मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, दोनों सेम है। ये दोनों इसलिए सेम है क्योंकि एक्सप्रेस अगर हम एक ही ब्राउजर के ऊपर डिफरेंट टैब्स में भी अगर सेम लिंक को खोल रहे हैं तो उसे एक सेशन की तरह ट्रीट करेगा, क्योंकि एक्सप्रेस सेशंस क्या कर रहा है, सेशंस डिटेक्ट कर रहा है कि यहाँ पर एक ही यूजर है जो एक ही ब्राउजर यूज कर रहा है, उसी के अंदर डिफरेंट टैब्स पे सेम वेबसाइट को खोल रहा है। तो इसीलिए Amazon की वेबसाइट पर अगर हम इस पेज पे आके कार्ट के अंदर कुछ ऐड कर देते हैं और फिर वही सेम लिंक हम किसी दूसरे टैब में खोलते हैं तो हमें वही सेम आइटम्स अपने कार्ट के अंदर इसलिए दिख पाते हैं क्योंकि बैकएंड में ट्रैक हो रहा है कि ये हमारा सेम सेशन है, यानी सेम यूजर सेम जगह एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। अब ये तो क्योंकि लोकल होस्ट के अंदर मेरा सर्वर रन कर रहा है तो इसको हम किसी और लैपटॉप, किसी और मशीन से खोल नहीं सकते, बट अगर इसी को हम किसी और ब्राउजर से ओपन करने की कोशिश करें, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर सफारी खोल लिया है और हम सेम लिंक वहाँ पे ओपन करने की कोशिश करेंगे, मेरे पास आ गया टेस्ट सक्सेसफुल। एक बार अब हम इंस्पेक्ट एलिमेंट्स के अंदर जाएंगे और इंस्पेक्ट एलिमेंट्स में अगर हम स्टोरेज के अंदर जाएं एंड इफ वी गो टू कुकीज़ लोकल होस्ट, तो कुकीज़ के अंदर ये वाली कुकी है इसकी वैल्यू इज गोइंग टू बी डिफरेंट देन दिस वैल्यू। ये हम नोटिस भी कर सकते हैं, दिस इज परसेंटेज के बाद 3A3H और सफारी के अंदर इट इज़ 3AOV।
तो यहाँ पर ये जो सेशन आईडी है ये डिफरेंट है। बट यहीं पर अगर सफारी के अंदर ही अगर हम दूसरे टैब के अंदर दोबारा से सेम लिंक को एक्सेस करेंगे तो हमारी सेशन आईडी सेम होगी। तो ब्राउजर वाइज वो डिटेक्ट कर रहा है कि यूजर अलग अलग हैं, बट सेम ब्राउजर के अंदर अगर हम टैब खोल रहे हैं तो दैट इज कंसिडर्ड द सेम यूजर्स यूजिंग द वेबसाइट इन द सेम सेशन। तो ये डिफरेंस होता है। सेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता एक ही टैब के अंदर एक पेज मैंने खोल लिया उसी के अंदर दूसरा पेज खोलेंगे तभी वो एक सेशन है। डिफरेंट टैब्स के अंदर भी अगर हम सेम वेबसाइट को उसी के पेजेस को एक्सेस कर रहे हैं तो वो भी सिंगल सेशन के अंदर काउंट होगा। अब इसी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हम क्या करेंगे, हम एक इंटरेस्टिंग सा यूज केस इसका लेने वाले हैं। इसे कर देते हैं कमेंट आउट एंड हम एक राउट बनाएंगे अपने लिए, इसको कहते हैं रिक्वेस्ट काउंट। और इस राउट का काम होगा ये काउंट करना कि सेम यूजर से सेम एक सिंगल सेशन के अंदर कितनी बार रिक्वेस्ट आई। तो अभी के लिए रिस्पॉन्स के अंदर हम सिंपली सेंड करेंगे, बैकटिक्स के अंदर मैंने लिखा हुआ है यू सेंट अ रिक्वेस्ट, अभी के लिए इसे कह देते हैं x टाइम्स। एंड ये जो एक्सप्रेस सेशंस के पास जो दो डेप्रिकेटेड वाली वार्निंग्स आ रही है इनको हटाने के लिए बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, दो ऑप्शंस ऐड करने पड़ेंगे, एक रीसेव के लिए एक सेव अनइनिशियलाइज्ड के लिए। हम डॉक्स के अंदर जा सकते हैं और यहाँ एक्सप्रेस सेशंस में लेट्स सर्च फॉर रीसेव। रीसेव वाला ये जो ऑप्शन होता है इट फोर्सेस द सेशन टू बी सेव्ड बैक टू द सेशन स्टोर इवन इफ द सेशन वाज नेवर मॉडिफाइड ड्यूरिंग द रिक्वेस्ट। ये जो हमने टेम्पररी स्टोरेज की बात की थी जहां पर हमारी सेशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सेव होती है, इसी को हम मेमोरी या सेशन स्टोर कह देते हैं। तो यहाँ पर रीसेव का मतलब है कि चाहे हमारे सेशन के अंदर कोई भी चेंज ना आए तब भी वो जाके रीसेव होगा टू द सेशन स्टोर। तो इस रीसेव को बाय डिफॉल्ट हम सेट कर देंगे टू फॉल्स। तो यहाँ पर आकर हम रीसेव को सेट कर देते हैं टू फॉल्स एंड इसके साथ साथ हमारे पास एक और ऑप्शन होता है विच इज गोइंग टू बी सेव अनइनिशियलाइज्ड ऑप्शन। इसे पेस्ट कर देते हैं। सेव अनइनिशियलाइज्ड को हम सेट करते हैं टू ट्रू। अगर इसके बारे में भी देखें अनइनिशियलाइज्ड तो ये क्या करता है, दिस ऑप्शन फोर्सेस अ सेशन दैट इज अनइनिशियलाइज्ड टू बी सेव टू द स्टोर। यानी जो सेशन अभी इनिशियलाइज भी नहीं हुआ वो भी स्टोर के अंदर सेव होगा। तो इस ऑप्शन को भी बाय डिफॉल्ट हम सेट करते हैं टू ट्रू। इसको कर लेते हैं सेव। तो ये हमारे सेशन के अंदर ये डिफरेंट ऑप्शंस हो गए जिनको हम सेव करवा सकते हैं। एंड अब आप नोटिस करेंगे कि अब डेप्रिकेटेड वार्निंग हमारे पास नहीं आ रही। इफ वी स्टॉप इट क्लियर इट, हम दोबारा इसको रीस्टार्ट कर सकते हैं, कोई डेप्रिकेटेड वार्निंग नहीं है। एक बार इस रिक्वेस्ट काउंट को टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हम जाएंगे लोकल होस्ट के अंदर, हम सेंड करने वाले हैं रिक्वेस्ट टू रिक्वेस्ट काउंट। तो अभी एज सच कोई हमारे पास कोई खास रिस्पॉन्स नहीं आया है, बस ये आया यू सेंट अ रिक्वेस्ट टू x टाइम्स। हमें क्या करना है, इसी x को हमें ट्रैक करना है। तो इसको ट्रैक करने के लिए हम अपने रिक्वेस्ट के अंदर ये जो हमारी रिक्वेस्ट वाली ऑब्जेक्ट है, इस रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट काउंट नाम का ये एक नया वेरिएबल है जिसको हम क्रिएट कर रहे हैं। और लेट्स सपोज इसकी वैल्यू को हम सेट कर देते हैं टू 1। और यहाँ पर हम क्या भेजेंगे, यहाँ पर हम भेजने वाले हैं अपना रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट काउंट। इसे कर लेते हैं सेव एंड यहाँ पे कर देंगे रिफ्रेश। जैसे ही रिफ्रेश किया हमें पता चल गया यू सेंट अ रिक्वेस्ट 1 टाइम्स। दोबारा रिफ्रेश करेंगे तो भी 1 टाइम आएगा, दोबारा रिफ्रेश करेंगे तो भी 1 टाइम आएगा। अभी तो बाय डिफॉल्ट ये जो हमारा वेरिएबल है रिक्वेस्ट के अंदर जो हमने सेशन के अंदर काउंट वेरिएबल बनाया है, इसकी वैल्यू हर बार बाय डिफॉल्ट 1 है। पर हम चाहते हैं कि जैसे ही ये चीज़ कॉल हो, जैसे ही इस चीज़ को ट्रिगर किया जाए, यहाँ पर रिक्वेस्ट काउंट के अंदर एरर आए, वैसे ही ये जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू अपडेट हो जाए। तो अपडेट करने के लिए हम ये चेक कर सकते हैं कि अगर रिक्वेस्ट के अंदर सेशन के अंदर रिक्वेस्ट के अंदर सेशन जो है उसमें जो काउंट की वैल्यू है अगर वो एग्जिस्ट करती है तब तो ये जो वैल्यू है ये इंक्रीज हो जाए। कैसे इंक्रीज हो जाए, ये प्लस हो जाए। और दूसरे केसेस में क्या हो, दूसरे केसेस में हम इस वैल्यू को इनिशियलाइज कर दें। किससे इनिशियलाइज कर दें, विद द वैल्यू 1। तो अगर ये वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो फिर तो ये इंक्रीज हो जाए, और अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो इसे हम एग्जिस्ट करवाएंगे, इसकी वैल्यू को 1 को सेट कर देंगे और फिर इसे हम सेंड कर देंगे विद द रिस्पॉन्स। अब एक बार यहाँ पर अगर हम आएंगे, रिफ्रेश किया, यू सेंट अ रिक्वेस्ट 1 टाइम यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। इफ आई इंक्रीज द साइज, यू सेंट अ रिक्वेस्ट 1 टाइम, दोबारा रिफ्रेश करेंगे, इस बार ये अपडेट होकर हो गया 2 टाइम्स, दोबारा रिफ्रेश करेंगे 3 टाइम्स हो गया, दोबारा रिफ्रेश करेंगे 4 टाइम्स हो गया। एंड यही रिक्वेस्ट अगर मैं इस नए ब्राउजर में भेजूं
तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ 5 टाइम्स हो गया। क्यों? क्योंकि ये सेम सेशन ही चल रहा है। तो यहाँ पर ये जो काउंट चल रहा है सेशन के अंदर, जो काउंट की वैल्यू है ये हमारी सेम काउंट की वैल्यू है। तो रिक्वेस्ट डॉट सेशन एक सिंगल सेशन को ट्रैक करता है और उसी सिंगल सेशन के अंदर अगर हमें काउंट, उसके अंदर नंबर ऑफ रिक्वेस्ट अगर हमें चेक करनी है तो उसके लिए हमने अपना काउंट वेरिएबल बना लिया है। अब ये जो रिक्वेस्ट डॉट सेशन है, हमने पहली भी बात की थी, सेशन हमारा क्या होता है कि क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट भेज रहा है, सर्वर कुछ रिस्पांस भेज रहा है, दोबारा क्लाइंट कुछ रिक्वेस्ट भेज रहा है, दोबारा सर्वर कुछ रिस्पांस भेज रहा है। इसमें क्लाइंट सेम रहता है, सर्वर सेम रहता है, बस नंबर ऑफ रिक्वेस्ट हमारी इंक्रीज डिक्रीज होती है। इसको हम सिंगल सेशन कहते हैं। तो यहाँ पर सिंगल सेशन तो चल रहा था मल्टीपल रिक्वेस्ट के साथ, पर उसी सेशन के अंदर कितनी रिक्वेस्ट आई उसका हमने काउंट ट्रैक कर दिया। सो दिस इज अ प्रैक्टिकल यूज केस ऑफ हाउ वी कैन यूज सेशंस। अब यहाँ पर एक चीज नोट करनी है, अगर हमारे ये नॉर्मल सा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल होती तो उसमें अगर सेम हम रिक्वेस्ट भेजते तो उस हिसाब से हमें हमेशा सेम रिस्पॉन्स मिलता है। तो जितनी भी हमारी स्टेटलेस प्रोटोकॉल्स होती हैं उसमें जब क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है तो अगर रिक्वेस्ट सेम है तो जनरली हमारा रिस्पॉन्स भी सेम होता है। बट स्टेटफुल प्रोटोकॉल्स के अंदर जहाँ पे हमारी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल के अंदर कुछ स्टेट जो होती है वो आ जाती है, वहाँ पर रिक्वेस्ट चाहे सेम हो पर कई बार हमारी स्टेट के बेसिस पे हमारा रिस्पॉन्स चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो सेशन की इन्फॉर्मेशन है ये क्या कर रहा है, ये हमारा रिस्पॉन्स चेंज कर रहा है। रिस्पॉन्स के अंदर ये जो हमारा काउंट है ये हमारा इंक्रीज हो रहा है डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ रिक्वेस्ट। और वो नंबर ऑफ रिक्वेस्ट कैसे ट्रैक हो रही है सेशन के अंदर, वो ट्रैक हो रही है विद द हेल्प ऑफ एक्सप्रेस सेशंस मिडलवेयर। अब यहाँ पर एक और चीज नोट करने वाली ये है कि अभी जो हमारी ये इन्फॉर्मेशन स्टोर हो रही है, मतलब ये जो सेशन का काउंट स्टोर हो रहा है, ये अभी एक टेम्पररी स्टोरेज के अंदर स्टोर हो रहा है। अगर हम जाएं भी तो एक्सप्रेस सेशन के अंदर हमारी वार्निंग होती है रिलेटेड टू स्टोरेज। बेसिकली द डिफॉल्ट सर्वर साइड सेशन स्टोरेज, जिसे हम मेमोरी स्टोर कहते हैं, इज पर्पसली नॉट डिजाइन फॉर अ प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। यानी अभी तो हम क्या करें, डेवलपमेंट कर रहे हैं। जब भी हम डेवलपमेंट करते हैं उसके 2 स्टेजेस होते हैं। एक होता है डेवलपमेंट जो हम अपने सिस्टम के अंदर बैठ के करते हैं, एक होता है प्रोडक्शन जब दूसरे लोग हमारी वेबसाइट्स को यूज करते हैं। तो डेवलपमेंट के अंदर हम अपने मेमोरी स्टोर को यूज कर सकते हैं जैसे अभी हम कर रहे हैं, पर जब हम अपने प्रोडक्ट को, अपनी वेबसाइट को एक्चुअली लोगों तक पहुंचाएंगे तब हमें क्या करना है, तब हमारा प्रोडक्शन एनवायरनमेंट होगा तो उसके अंदर हम मेमोरी स्टोर को यूज नहीं करेंगे। तो उसके लिए कई सारे डिफरेंट सेशन स्टोर्स होते हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। तो ये काफ़ी सारे कंपैटिबल सेशन स्टोर्स हैं। इनमें से फॉर एग्जाम्पल दिस इज कैसेंड्रा स्टोर जो अपाचे कैसेंड्रा पर बेस्ड है। हमारे पास डायनेमो डीबी भी होता है जो डायनेमो डेटाबेस के ऊपर बेस्ड है। इसको अगर स्क्रॉल डाउन करें तो हमारे पास मोंगो स्टोर भी होता है जो मोंगो डीबी पर बेस्ड एक स्टोर है। ये सारे टेम्पररी स्टोर्स हैं जो वेल नोन डेटाबेसेस के ऊपर बेस्ड हैं। एक Neo4j होता है जो Neo4j के ऊपर बेस्ड है। रेडिस भी होता है जो काफ़ी ज़्यादा यूज होता है, तो ये हमारा रेडिस बेस्ड सेशन स्टोर है। फायरबेस के ऊपर भी है एक बेस्ड, सीक्वलाइज के ऊपर भी बेस्ड है, ओरेकल के ऊपर बेस्ड भी हमें मिल जाएगा। तो इस तरीके से कई सारे डिफरेंट सेशन स्टोर्स हैं जिनको हम प्रोडक्शन के टाइम पे यूज़ करेंगे। पर क्योंकि अभी हम अपने डेवलपमेंट फेज में हैं तो अभी हमें सेशन स्टोर के बारे में वरी करने की जरूरत नहीं है। हम मेमोरी स्टोर को ही यूज़ कर रहे होंगे विच इज़ अ टेम्पररी जावास्क्रिप्ट बेस्ड मेमोरी स्टोरेज। अब नेक्स्ट हम और फर्दर एक्सप्लोर करेंगे अपने एक्सप्रेस सेशंस को। हम देखेंगे कि कैसे एक्सप्रेस सेशंस की हेल्प से हम अपने सर्वर साइड पे डेटा स्टोर कर सकते हैं और उसी इंफॉर्मेशन को हम अपने ब्राउज़र के अंदर यूज़ कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले तो ये जो रिक्वेस्ट काउंट है इसे हम यहाँ से हटा देते हैं, कॉमेंट आउट कर देते हैं और अपने app.use के अंदर हम यहाँ पर इसे रखेंगे। अपना जो सेशन हमने इनिशियलाइज किया है, इनफैक्ट इसको करने का एक और बेटर तरीका ये होगा कि ये चीज़ जो है इसे हम कट कर सकते हैं एंड वी कैन क्रिएट अ वेरिएबल कॉल्ड सेशन ऑप्शंस। और सेशन ऑप्शंस के अंदर हम ये जो सारे ऑप्शंस हैं इन्हें डिफाइन कर सकते हैं एंड यहाँ पर हम पास कर सकते हैं आर सेशन विद द सेशन ऑप्शंस। तो इस तरीके से अगर हमें फ्यूचर में सेशन ऑप्शंस के अंदर और ऑप्शंस ऐड करने होंगे तो उनको सिंपली हम इस वेरिएबल के अंदर, इस ऑब्जेक्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम एक नया राउट क्रिएट करेंगे app.get, ये होगा हमारा /register। बेसिकली हम चाहते हैं कि यूज़र जो है हमारे प्लेटफॉर्म पे आके रजिस्टर कर पाए और ये जो रजिस्ट्रेशन है ये क्वेरी स्ट्रिंग की हेल्प से होगी। मतलब अगर रिक्वेस्ट के साथ इस तरीके से नेम इज इक्वल टू श्रद्धा क्वेरी स्ट्रिंग के अंदर इस तरीके से अगर भेजा जाएगा तो मतलब ये जो नेम है ये हमें क्वेरी स्ट्रिंग से एक्सट्रैक्ट करना होगा जो हमारा रजिस्ट्रेशन होगा। तो इसके लिए हम एक नेम ले लेते हैं एंड हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपनी request.query से अपने नेम को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और फिर बेसिकली रिस्पॉन्स के अंदर हम सेंड करने वाले हैं अपने नेम की वैल्यू। तो यहाँ पर जाके
हम लिख देते हैं रजिस्टर एंड नेम के अंदर हम लिख देते हैं श्रद्धा। तो बेसिकली यहाँ नेम की वैल्यू श्रद्धा आ जाएगी एंड यहाँ पर अगर मैंने लिख दिया अपना कॉलेज तो नेम की वैल्यू अपना कॉलेज आ जाएगी। अब यहाँ एक चीज़ हमें करनी है, अगर हमने कोई भी नेम नहीं भेजा तो उस केस में हमारे पास कुछ भी नहीं आएगा प्रिंट होकर, क्योंकि ये नेम एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो उस केस में हम एक डिफ़ॉल्ट नेम इसे दे देते हैं विच इज़ गोइंग टू बी एनोनिमस। तो अगर कुछ और नाम नहीं आता तो हमारे पास एनोनिमस प्रिंट होकर आएगा। इसके अलावा हम एक और अपने लिए राउट बनाएंगे विच इज़ /hello। हेलो राउट का काम है कि ये किसी का भी नाम अगर इसे पास होता है तो वो इसे हेलो कह देता है। तो यहाँ पर भी हमारे पास रिक्वेस्ट आएगी, यहाँ पर रिस्पॉन्स आएगा एंड अभी के लिए रिस्पॉन्स के अंदर हम सिर्फ सेंड करने वाले हैं लेट्स कॉल इट हेलो। सेव कर लिया। यहाँ अगर हम कॉल कराएंगे हेलो को तो ये हमारे लिए हेलो को कॉल कर देगा। अब जैसे हमने अपने रिक्वेस्ट काउंट के अंदर request.session इस ऑब्जेक्ट को यूज़ किया था, यहाँ पे भी इसी ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम अपने सेशन के अंदर इन्फॉर्मेशन भी स्टोर करते हैं और उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ भी करते हैं। अब ये जो request.session है, एक बार हम इसको प्रिंट करवा के देखते हैं। जब भी हम कोई रिक्वेस्ट भेज रहे हैं /register को, तो यहाँ पे रिस्पॉन्स भेजने से पहले हम console.log के अंदर प्रिंट करेंगे request.session। तो एक बार देख लेते हैं request.session में बाय डिफ़ॉल्ट क्या क्या सेव होता है। नेम को /name की जगह /register को भेजते हैं रिक्वेस्ट। अभी एनोनिमस है हम, सेशन आईडी हमें पता है हर बार आ रही है। और एक बार अपना request.session भी देख लेते हैं। बेसिकली जो request.session है वो हमारी ये ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है सेशन, जिसके अंदर एक हमारे पास कुकी होती है। बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा कुकी होगी, उसका पाथ हमारे पास होगा, कब एक्सपायर हो रही है उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट अभी नल है, ओरिजिनल मैक्सिमम एज ये भी सेट टू नल है, और एक HTTP ओनली का ऑप्शन होता है विच इज़ सेट टू ट्रू। तो यहाँ पर कुकी के अंदर इफ़ वी लुक एट द डिफरेंट ऑप्शंस, तो यहाँ पे पाथ में भी हमें वही चीज़ दिखाई दे रही है जो हमारी ऑब्जेक्ट के अंदर थी, और एक हमारा ऑप्शन होता है विच इज़ कॉल्ड HTTP ओनली विच इज़ सेट टू बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू। तो इसीलिए यहाँ पे हमारे पास एक टिक हमें दिखाई दे रहा होगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट रिक्वेस्ट के साथ जब भी हम सेशंस को यूज़ कर रहे हैं, ये हमारी request.session एक ऑब्जेक्ट होती है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम चाहें तो नए वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं, जैसे हमने काउंट वाला वेरिएबल क्रिएट किया था। तो अब हम नया वेरिएबल एक क्रिएट करने वाले हैं विच इज़ गोइंग टू बी नेम। और हम क्या करेंगे, हम अपने request.session के अंदर एक नेम जो है वो ऐड कर देंगे विच इज़ गोइंग टू बी दिस नेम। तो यहाँ लिख देते हैं इसे नेम, और रिस्पॉन्स के अंदर हम इसी नेम को सेंड करेंगे। तो इसको कर देते हैं सेंड। इनफैक्ट नेम अगर सेट हो गया तो console.log करके हम प्रिंट करवाएंगे request.session.name को। इसको कर लेते हैं सेव। यहाँ पे रजिस्टर के अंदर अगर हम नेम की वैल्यू भेजें एज श्रद्धा, तो यहाँ हमारी वैल्यू प्रिंट होकर आ गई एज श्रद्धा। अब ये जो request.session.name है ये तो हमने सेव करवा लिया, पर इसी सेम वैल्यू को हम अपने दूसरे फंक्शन, दूसरे कॉल बैक के अंदर भी हम एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ जब हम हेलो कह रहे हैं तो हेलो के अंदर बेसिकली हम अपना ये जो वेरिएबल है request.session.name इसी को एक्सेस कर सकते हैं। इसको कर लेते हैं सेव। एंड यहाँ पर अभी नेम की वैल्यू क्या है, नेम की वैल्यू है श्रद्धा। तो जब हम अपने हेलो पर जाएंगे तो हेलो में क्या आएगा, हेलो में आएगा हेलो श्रद्धा। और अगर दोबारा से हम सिंपली रजिस्टर पे जाएं और इस बार हम एनोनिमस बन गए, तो एज एनोनिमस अगर हम हेलो के ऊपर जा रहे हैं तो इस बार आएगा हेलो एनोनिमस। यहीं पर अगर रजिस्टर के अंदर वी सेट द नेम टू अपना कॉलेज एंटर किया तो अपना कॉलेज आ गया, और यहीं पर अगर हम हेलो के अंदर जाएंगे तो इस बार आएगा हेलो अपना कॉलेज। तो बेसिकली हमारा एक सिंगल सेशन चल रहा है जिसमें अलग अलग राउट्स पे भी अगर हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं तो भी वो हमारा सिंगल सेशन होता है, और उस सेशन के अंदर इस तरीके से हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करवा सकते हैं रिक्वेस्ट सेशन में, और इस तरीके से हम इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं, उस स्टोर्ड इंफॉर्मेशन को यूज कर सकते हैं यूजिंग request.session। यहाँ पर एक और बेटर तरीका ये होगा कि यहाँ पर रिस्पॉन्स के अंदर हम रीडायरेक्ट कर जाएं टू /hello, उससे ऑटोमेटिकली हमारा नेम प्रिंट हो जाएगा हेलो के साथ। अगर मैंने /register को रिक्वेस्ट भेजी, /register को अगर रिक्वेस्ट भेजी तो हमारे पास आएगा हेलो एनोनिमस। पर अगर हम /register को रिक्वेस्ट भेजते हैं एज श्रद्धा तो हमारे पास आएगा हेलो श्रद्धा, और /register को अगर हम रिक्वेस्ट भेजते हैं एज अपना कॉलेज तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास आएगा हेलो अपना कॉलेज। तो अब ट्रैक हो रहा है, सेशंस के अंदर इन्फॉर्मेशन सेव हो रही है, एंड उसी सेम इन्फॉर्मेशन को हम दूसरे राउट्स के अंदर यूज़ कर रहे हैं। तो ये काफ़ी सारे डिफरेंट यूज़ केसेस होते हैं हमारे सेशंस के। सेशन का काम होता है एक सिंगल सेशन के अंदर यूज़फुल इन्फॉर्मेशन को स्टोर करवाना, ताकि उसको हम डिफरेंट पेजेस के अंदर यूज़ कर सकें।
नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कनेक्ट फ्लैश के बारे में। तो कनेक्ट फ्लैश हमारा एक और NPM का पैकेज होता है जो मैसेजेस को फ्लैश करवाने में हेल्प करता है। मैसेजेस को फ्लैश करवाने का मतलब क्या होता है? बेसिकली जब भी हम कुछ नई चीज़ ऐड करते हैं अपने वेब पेज के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल हमने अपनी लिस्टिंग्स क्रिएट की Airbnb की, और उसके अंदर अगर हम कोई नई लिस्टिंग ऐड करते हैं या हम कोई नया रिव्यू ऐड करते हैं या हम किसी रिव्यू को डिलीट करते हैं या किसी चीज़ को अपडेट करते हैं, तो हम चाहते हैं कि जैसे कोई चीज़ हो तो हमारे पास एक मैसेज पॉपअप होकर आना चाहिए कि ये चीज़ हो गई। ये मैसेज इन द फॉर्म ऑफ अलर्ट्स भी पॉपअप होकर आ सकता है। तो जैसे ही हमने किसी नए रिव्यू को ऐड किया, हमारे पास ऊपर मैसेज आना चाहिए न्यू रिव्यू एडेड। पर अगर हम रिफ्रेश कर दें उसी पेज को तब वो मैसेज ना आए, तो इन मैसेजेस को हम फ्लैश मैसेजेस कहते हैं। ऐसे मैसेजेस जो एक सिंगल टाइम अपीयर करते हैं और अगर उसी सेम पेज को हम रिफ्रेश कर दें तो फिर वो मैसेज हमारे पास अपीयर नहीं करता। और इन मैसेजेस के कई सारे डिफरेंट ट्रिगर्स होते हैं, जैसे कुछ ऐड हुआ तब मैसेज आना चाहिए, कुछ डिलीट हुआ तब मैसेज आना चाहिए, कुछ अपडेट हुआ तब मैसेज आना चाहिए। और इन मैसेजेस के अलग अलग टाइप्स भी होते हैं, जैसे कुछ मैसेजेस एरर को दिखाते हैं, कोई एरर आ गया तब वो मैसेज हमारे पास फ्लैश होकर आ रहा है। तो फ्लैश इज अ स्पेशल एरिया ऑफ द सेशन used for storing messages. Messages are written to the flash and cleared after being displayed to the user. यानी एक बार हमारा मैसेज यूजर के पास डिस्प्ले होकर चला गया तो उसके बाद वो मैसेज क्लियर हो जाता है मेमोरी से। फिर हमारे एक्सप्रेस को याद नहीं रहता कि कोई मैसेज था भी या नहीं था। तो इसके लिए हम अपने इस पैकेज को यूज करेंगे। लेट्स गो टू NPM एंड सर्च फॉर कनेक्ट फ्लैश। कनेक्ट फ्लैश भी बेसिकली हमारा एक मिडलवेयर होता है जिसका काम होता है मैसेजेस को सेव करवाना, उनको डिस्प्ले कराना। फ्लैश इज टिपिकली यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद रीडायरेक्ट्स। जनरली जब भी हम किसी दूसरे पेज की तरफ, दूसरे राउट की तरफ रीडायरेक्ट कर रहे होते हैं और पेजेस को रेंडर कर रहे होते हैं, तब हम अपने मैसेजेस को यूज़ करते हैं। तो फ्लैश मैसेजेस जो हैं वो हमारे सेशन के अंदर ही स्टोर होते हैं। First, set up sessions as usual by enabling cookie parser and session middleware. Then use Flash middleware provided by Connect Flash. तो Connect Flash के लिए sessions को use करना compulsory है। ऐसा नहीं है कि हम sessions को ना use करें और सिर्फ Flash को use कर लें। तो Flash को use करने के लिए हमारा sessions को use करना ज़रूरी है। अब Flash को use करने से पहले सबसे पहले तो हमें इसे install करना पड़ेगा। तो install करने के लिए let's stop our server and npm i connect flash। उसके बाद इसे ऊपर हम कर लेते हैं रिक्वायर कॉन्स्ट फ्लैश इज इक्वल टू रिक्वायर कनेक्ट फ्लैश। इसको कर लेते हैं सेव। एंड यूज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम app.use के अंदर अपने फ्लैश को लिखते हैं। तो यहाँ पर सेशंस के बाद वी कैन सिंपली राइट app.use फ्लैश। तो सिर्फ इतना करने से हम अपने मैसेजेस को फ्लैश करना स्टार्ट कर सकते हैं। अब अगर हमें कोई भी नया मैसेज है जिसको फ्लैश करना है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ही हमारा यूज़र रजिस्टर करे, यहाँ पर रीडायरेक्ट करने से पहले हम चाहते हैं कि एक मैसेज फ्लैश हो जाए, एक मैसेज नया क्रिएट हो, तो उसके लिए उस फ्लैश को क्रिएट करने के लिए हम लिखते हैं request.flash। और request.flash के अंदर हमें दो चीज़ें पास करनी होती है। सबसे पहला एक हमारी की हो सकती है। की का मतलब है कि सबसे पहले हम ऐसी एक स्ट्रिंग भेजते हैं जिसके बेसिस पे हम अपने मैसेज को आइडेंटिफाई कर सकें। तो दो पैरामीटर request.flash के अंदर हम पास करते हैं। पहला होता है की एंड दूसरा होता है हमारा वो मैसेज। तो की यहाँ पे जैसे इन्फॉर्मेशन है, तो इन्होंने मैसेज पास कर रखा है फ्लैश इज बैक। वहीं पर हम चाहें तो की के अंदर लिख सकते हैं हमारी की होने वाली है सक्सेस, एंड मैसेज जो होगा इस की से रिलेटेड वो होने वाला है यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। इस तरीके का हमारा कुछ मैसेज होने वाला है। अभी अगर हम सेव करें एंड इफ वी स्टार्ट आवर सर्वर, यहाँ पर जाएंगे और रजिस्टर के अंदर जाके अगर हम रजिस्टर करते हैं, रजिस्टर ? नेम इज इक्वल टू श्रद्धा, अगर हम रजिस्टर करते हैं तो अभी हमारे लिए कोई मैसेज फ्लैश होके नहीं आ रहा। इसको चाहें तो क्रॉस कर सकते हैं, कोई मैसेज हमारे पास फ्लैश होके नहीं आ रहा। पर मैसेज फ्लैश करने के लिए ये तो हमने रिक्वेस्ट के अंदर फ्लैश क्रिएट कर दिया, पर ये मैसेज अभी दिखाई नहीं दे रहा। इसको दिखाने के लिए ब्राउजर पे क्लाइंट साइड पे इसको रेंडर करने के लिए हम व्यूज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो व्यूज़ के लिए व्हाट वी कैन डू इज़, एक तो हम अपनी app.js के अंदर जाके ये दो लाइनें हैं इनको कॉपी कर सकते हैं एंड यहाँ पे जाके इन लाइनों को कर सकते हैं हम पेस्ट, और हम अपने EJS को यूज़ करेंगे। बेसिकली क्लासरूम के अंदर हम एक व्यूज़ नाम का फोल्डर बना देंगे और व्यूज़ के अंदर लेट्स सपोज हम कोई पेज बना रहे, page.ejs, ये हमारा कोई रैंडम पेज है। इस पेज के अंदर अभी कुछ नहीं है एंड सिंपली यहाँ पर हम एक मैसेज डिस्प्ले कर रहे हैं। ये जो मैसेज हम यहाँ पर डिस्प्ले करने वाले थे,
हेलो के अंदर जो हम हेलो रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट नेम लिखने वाले थे, इसी मैसेज को अब हम यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे. सो दिस इज़ गोइंग टू बी हेलो एंड यहाँ हम लिख सकते हैं सम नेम. इस नेम को हम यहाँ पर सेंड कर सकते हैं. तो रिस्पॉन्स डॉट सेंड की जगह इस बार हम भेज सकते हैं रिस्पॉन्स डॉट रेंडर, और रेंडर के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं अपना पेज डॉट ईजेस, और इसके अंदर हम एक ऑब्जेक्ट सेंड कर सकते हैं जिसमें हमारा नेम क्या होगा, नेम होगा एक्सप्रेस डॉट सेशन डॉट नेम. तो ये जो वेरिएबल होगा ये एक्सेस हो पाएगा इस पेज डॉट ईजेस के अंदर विद द हेल्प ऑफ नेम. तो हम हेलो नेम को यहाँ पर सेंड कर रहे होंगे. इसको सेव कर लेते हैं एंड लेट्स क्रॉस इट एंड इसे हम कर लेते हैं सेव. पाथ को हमें यूज़ करना पड़ेगा, तो कॉन्स्ट पाथ इज इक्वल टू रिक्वायर पाथ सेव. सर्वर हमारा रीस्टार्ट हो गया एंड इस बार हम क्या करेंगे, दोबारा से एक बार रजिस्टर के पास कॉल करते हैं. रजिस्टर एंड नेम के अंदर हम पास करने वाले हैं अपना कॉलेज. सेशन इज़ नो लॉन्गर बंडल्ड विद एक्सप्रेस एंड मस्ट बी इंस्टॉल्ड सेपरेटली. ओके, यहाँ पर हमारे पास रिक्वेस्ट डॉट सेशन होना चाहिए. दोबारा से अपने रजिस्टर को कॉल लगाते हैं. नेम इज इक्वल टू श्रद्धा कर देते हैं. नेम इज इक्वल टू श्रद्धा. तो इस बार H1 के अंदर हमारे पास हेलो श्रद्धा आ रहा है. यहीं पर रजिस्टर के अंदर अगर हम भेजते हैं नेम इज इक्वल टू अपना कॉलेज, तो हमारे पास इनफैक्ट लेट मी कॉपी दिस, तो हमारे पास आता है हेलो अपना कॉलेज. तो अब ये H1 के अंदर आ रहा है. इतना पार्ट तो ठीक है, कंप्लीटली क्लियर था, इसके अंदर कोई इशू नहीं था. अब हम क्या चाहते हैं, ये जो रिक्वेस्ट के अंदर हम मैसेज फ्लैश करवाना चाह रहे हैं, जैसे ही कोई नया यूज़र रजिस्टर करेगा तो इस मैसेज को फ्लैश करवाने के लिए हम इसी सेम मैसेज को यानी रिक्वेस्ट डॉट फ्लैश वाले मैसेज को पास करेंगे अपने टेम्पलेट के अंदर, ईजेस टेम्पलेट के अंदर. एंड इस मैसेज को पास करने के लिए हम सिंपली लिख सकते हैं अपना एक मैसेज वाला वेरिएबल, या इसको MSG बोल देते हैं, हमारा मैसेज. और मैसेज के अंदर क्या वैल्यू जाएगी, मैसेज के अंदर वैल्यू जाएगी रिक्वेस्ट डॉट फ्लैश की. अब रिक्वेस्ट डॉट फ्लैश के अंदर की के थ्रू हम मैसेज को एक्सेस करेंगे. तो की क्या होने वाली है, की होने वाली है हमारी सक्सेस. इनफैक्ट अभी मैसेज पास करने से पहले इसको कॉपी कर लेते हैं एंड इस पार्ट को एक बार डिलीट करते हैं. मैसेज पास करने से पहले हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ कंसोल डॉट लॉग करवाएंगे रिक्वेस्ट डॉट फ्लैश, हमारी जो सक्सेस वाली की है उसके मैसेज को सेव करवाया. यहाँ पे हम रजिस्टर को कॉल करेंगे, रजिस्टर श्रद्धा, और यहाँ क्या प्रिंट होकर आया, हमारे पास मैसेज प्रिंट होकर आया यूज़र रजिस्टर्ड सक्सेसफुली. तो ये जो रिक्वेस्ट डॉट फ्लैश के अंदर हम सक्सेस वाली की से मैसेज को एक्सेस कर रहे हैं, ये चीज़ कंप्लीटली पॉसिबल हो पा रही है दूसरे राउट के अंदर. तो इसी वैल्यू को हम यहाँ पे पास करने वाले हैं एज अ सेपरेट वेरिएबल विच इज़ गोइंग टू बी, इसको मैसेज कह देते हैं, पेस्ट कर लेते हैं. रिक्वेस्ट डॉट फ्लैश के अंदर जो सक्सेस वाला मैसेज है वो यहाँ पे मैसेज बन जाएगा. इसको सेव करते हैं और उसी मैसेज को हम इस पेज डॉट ईजेस के अंदर एक्सेस कर सकते हैं. तो यहाँ पर हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं अपने मैसेज को. इसको सेव कर लेते हैं, सेव किया एंड यहाँ पर दोबारा गए, लेट्स गो टू रजिस्टर, रजिस्टर नेम श्रद्धा. वैसे ही हमारे पास एक मैसेज फ्लैश होके आ गया यूज़र रजिस्टर्ड सक्सेसफुली. अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आने वाला है. जैसे ही इस पेज को हम रिफ्रेश करेंगे वैसे ही ये मैसेज अब डिस्प्ले नहीं होगा. इवन दो ये मैसेज यहाँ पे लिखा हुआ है ईजेस टेम्पलेट के अंदर, तब भी ये डिस्प्ले नहीं हो रहा, क्योंकि ये मैसेज टेम्पररीली एक बार के लिए आता है, मेमोरी के अंदर सेव होता है और फिर उसके बाद गायब हो जाता है. ये मतलब होता है फ्लैश मैसेजेस का. मतलब वो मैसेज एक बार फ्लैश करेगा फिर गायब हो जाएगा. अगर हम दोबारा किसी नए यूज़र के साथ रजिस्टर करेंगे, फॉर एग्जाम्पल रजिस्टर के अंदर इफ़ आई टाइप नेम इज इक्वल टू अपना कॉलेज, तो यूज़र रजिस्टर्ड सक्सेसफुली एंड दोबारा रिफ्रेश करेंगे तो इस बार गायब हो जाएगा. फिर हम कितनी बार भी रिफ्रेश कर लें हमारा आउटपुट हमारे पास सेम रहेगा, मैसेज दोबारा फ्लैश नहीं करेगा. तो मैसेज एक ही बार फ्लैश करता है, एक ही बार हम वो इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है दिखाना चाहते हैं. इसको हम प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, जैसे हमारी वेबसाइट के ऊपर हम कोई नया रिव्यू क्रिएट करते हैं, तो जैसे ही रिव्यू क्रिएट किया हमारे पास मैसेज आया न्यू रिव्यू क्रिएटेड. उसके बाद कितनी बार भी पेज को रिफ्रेश कर लो दोबारा वो मैसेज क्रिएट नहीं होगा जब तक हम एक और नया रिव्यू नहीं क्रिएट कर देते. तो इस तरीके से हमारे फ्लैश काम करते हैं, फ्लैश मैसेजेस काम करते हैं. एंड इसको यूज़ करने का एक और बेटर तरीका है. अब फ्लैश मैसेजेस को बेटर तरीके से यूज़ करने के लिए हम रिस्पॉन्स के अंदर लोकल को यूज़ करते हैं. अगर हम एक्सप्रेस की अपनी डॉक्यूमेंटेशन पर जाएं, लेट्स गो टू एक्सप्रेस डॉक्यूमेंटेशन एंड इसके अंदर इफ़ वी गो टू रिस्पॉन्स, तो रिस्पॉन्स के अंदर लोकल्स नाम की एक चीज़ होती है.
तो रिस्पॉन्स डॉट लोकल्स हमारी एक प्रॉपर्टी होती है. यूज दिस प्रॉपर्टी टू सेट वेरिएबल्स एक्सेसिबल इन टेम्पलेट्स रेंडर्ड विद रिस्पॉन्स डॉट रेंडर. यानी रिस्पॉन्स डॉट रेंडर से जो हम टेम्पलेट्स को रेंडर कराते हैं उनके अंदर अगर हमें कुछ वेरिएबल्स को यूज़ करना है तो उन वेरिएबल्स को हम रिस्पॉन्स डॉट लोकल्स के अंदर सेव कर सकते हैं. जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के अंदर रिस्पॉन्स डॉट लोकल्स में हमने यूज़र की वैल्यू सेव की, तो इस यूज़र की वैल्यू को डायरेक्टली हम जाके अपने टेम्पलेट के अंदर यूज़ कर सकते हैं. तो ये जो हमारा फ्लैश मैसेज है इसे यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट के अंदर पास करने की बजाय हम क्या कर सकते हैं, रिस्पॉन्स डॉट लोकल्स के अंदर सेव कर सकते हैं विद द नेम मैसेजेस, या इसे हम मैसेजेस कह सकते हैं. तो मैसेजेस के अंदर हम रिक्वेस्ट डॉट फ्लैश में ये जो सक्सेस वाला मैसेज है इसे सेव करवा लेंगे एंड इसे यहाँ से हम हटा देंगे. तो अब रिस्पॉन्स डॉट लोकल्स के अंदर मैसेजेस नाम से हमारा मैसेज सेव हो जाएगा. तो पेज डॉट ईजीएस के अंदर जाके मैसेज की जगह मैसेजेस कर देते हैं, सेव कर देते हैं. एंड इस बार अगर हम जाएंगे यहाँ पर रजिस्टर नेम श्रद्धा, तो हमारा मैसेज हमारे पास फ्लैश होके आ गया. रिफ्रेश करेंगे तो गायब हो जाएगा. तो हमारे रिस्पॉन्स के अंदर लोकल वेरिएबल्स के अंदर हम स्टोर करा सकते हैं इस वैल्यू को, अगर हम इसे किसी भी टेम्पलेट के अंदर एक्सेस करने का सोच रहे हैं. तो ये हेल्पफुल कब होगा, ये हेल्पफुल ऐसे होगा कि अभी तो हमने सिर्फ सक्सेस वाला मैसेज यहाँ पे फ्लैश करवाया है, पर ये भी तो हो सकता है कि कुछ एरर वाला मैसेज हम फ्लैश करवाते. अगर कुछ एरर आ जाए तो सम एरर अकर्ड, या सम एरर अकर्ड की जगह यहाँ लिख देते हैं यूज़र नॉट रजिस्टर्ड. फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर नेम को बाय डिफ़ॉल्ट, या यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि अगर हमारी नेम की वैल्यू इज़ इक्वल टू एनोनिमस, अगर नेम की वैल्यू इज़ इक्वल टू एनोनिमस, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हम रिक्वेस्ट में फ्लैश करवाएंगे अपने लिए एरर. और एल्स वाले केस में हम फ्लैश करवाएंगे अपने लिए सक्सेस. तो ये हमने कंडीशन रख दी. तो अगर यूज़र एनोनिमस होगा मतलब उसने रजिस्टर नहीं किया तो फिर एरर फ्लैश होगा, नहीं तो उस केस में सक्सेस फ्लैश होगा. तो यहाँ पर हम दो लोकल वेरिएबल्स बना सकते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी. एक का नाम होगा सक्सेस एंड एक का नाम होगा एरर. तो यहाँ पे हम सक्सेस को एक्सेस करेंगे, यहाँ पे हम अपने एरर मैसेज को एक्सेस करेंगे, या इसे सक्सेस मैसेज कह देते हैं, इसे एरर मैसेज कह देते हैं. अब हमें इन दोनों वेरिएबल्स को यहाँ पे एक्सप्लिसिटली पास करने की ज़रूरत नहीं है. सीधा पेज डॉट ईजीएस के अंदर जाएंगे, अगर सक्सेस वाला मैसेज है तो यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे सक्सेस मैसेज, अगर एरर वाला मैसेज है तो यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे अपना एरर मैसेज. इसे कर लेते हैं सेव. यहाँ एक बार जाते हैं, इफ़ वी गो टू रजिस्टर नेम इज़ इक्वल टू अपना कॉलेज, एंटर किया, सक्सेस वाला मैसेज आ गया. रिफ्रेश करेंगे, कितनी बार भी रिफ्रेश कर लो मैसेज गायब रहेगा. बट अगर हम सिंपली जाएं स्लैश रजिस्टर पे, पर हमने अपना नेम ही एंटर नहीं किया, रजिस्टर ही नहीं किया, एंटर किया, तो इस बार हमारे पास एरर में मैसेज आएगा यूज़र नॉट रजिस्टर्ड. क्यों? क्योंकि यूज़र की वैल्यू अभी भी एनोनिमस है. रिफ्रेश करेंगे तो अब हमारे पास हमारा एरर मैसेज फ्लैश नहीं कर रहा. तो जैसे हमने अपना सक्सेस वाला मैसेज अलग रखा, एरर वाला मैसेज अलग रखा, इसी तरीके से हम अलग अलग कीज़ क्रिएट कर सकते हैं. हम इन्फॉर्मेशन के लिए मैसेज क्रिएट कर सकते हैं, किसी और चीज़ के लिए भी मैसेज क्रिएट कर सकते हैं. पर बेसिकली ये ऐसे मैसेजेस हैं जो एक बार फ्लैश करते हैं और उसके बाद रिफ्रेश होने पर दोबारा फ्लैश नहीं करते. और इसी सेम चीज़ को, इन्हीं मैसेजेस को एक्सेस करने का एक और बेटर तरीका होगा हमारा मिडलवेयर. तो मिडलवेयर को यूज़ करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम ऐप डॉट यूज़ के अंदर वी कैन यूज़ अ मिडलवेयर जिसमें आता है रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स नेक्स्ट, और यहाँ पर हम अपने वेरिएबल्स के अंदर इनको स्टोर करवा रहे हैं और उसके बाद कॉल कर देंगे अपने नेक्स्ट को. इसको सेव करेंगे तो हमारे सर्वर का ये वाला जो पार्ट है, जो हमारे कॉल बैक्स हैं, वो ज़्यादा बल्कि नहीं बनेंगे. अगर कुछ ऐसा काम है जो रिपीट करना है बार बार हर रिक्वेस्ट के लिए, तो उन चीज़ों को हम अपने मिडलवेयर्स के अंदर शिफ्ट कर सकते हैं. तो अभी भी हमारा सेम कोड काम करेगा. सेम कोड कैसे काम करेगा, यहाँ पर हम जा सकते हैं टू रजिस्टर एंड लिखा हुआ आएगा यूज़र नॉट रजिस्टर्ड, एंड वहीं पर इफ़ वी गो टू रजिस्टर विद नेम श्रद्धा, तो यहाँ आएगा यूज़र रजिस्टर्ड सक्सेसफुली. तो ये बेसिकली हमारे जो फ्लैश मैसेजेस हैं, हमारे जो एक्सप्रेस सेशंस हैं, ये हमें बाद में हेल्प करने वाले हैं ऑथेंटिकेशन के अंदर. ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है ये ट्रैक करना कि यूज़र लॉग्ड इन है या नहीं है, लॉग्ड इन रजिस्टर किया हुआ है वेबसाइट पे या नहीं किया हुआ. तो ये सारी चीज़ें हम बाद में स्टडी करने वाले हैं, बट अभी के लिए दिस वॉज आवर सेशंस एंड फ्लैश. अब नेक्स्ट हम यूज़ करने वाले हैं अपनी सेशंस की नॉलेज को अपने प्रोजेक्ट के अंदर. तो अभी के लिए हमारी जो क्लासरूम वाली फाइल्स हैं उनसे हम बाहर आ जाते हैं अपने मेजर प्रोजेक्ट की तरफ, एंड इन फाइल्स को हम कर सकते हैं क्रॉस.
अपने क्लासरूम फोल्डर को बंद कर देते हैं, अपने app.js के अंदर आते हैं। यहाँ पे सेशंस को यूज़ करने के लिए सबसे पहले तो हमें इसे इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो हम एक्सप्रेस सेशन को कर सकते हैं npm i, इंस्टॉल कर लिया, फिर इसे रिक्वायर कर लेंगे। app.js के अंदर सेशन को रिक्वायर करने के लिए हम लिखेंगे कॉन्स्ट सेशन इज इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस सेशन। उसके बाद यहाँ पर आकर बेसिकली अपनी रिक्वेस्ट से पहले हम अपने लिए अपने सेशन ऑप्शंस को डिफाइन कर सकते हैं। सेशन ऑप्शंस होने वाले हैं हमारे लिए। सबसे पहले तो एक सीक्रेट हो जाएगा, सीक्रेट के अंदर इसको कह देते हैं माय सुपर सीक्रेट कोड। बट बेसिकली ये जो सीक्रेट अभी हम ऐड कर रहे हैं कोई अच्छा सीक्रेट नहीं है, बहुत ख़राब सीक्रेट है, बट फिर भी क्योंकि अभी हम डेवलपमेंट फेज़ में हैं, अभी हम बिगनर फेज़ में हैं, तो अभी के लिए इसी सीक्रेट को हम यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा हमें 2 ऑप्शंस देने होते हैं, एक हमारा रीसेव का ऑप्शन होता है विच इज़ गोइंग टू बी सेट टू फॉल्स, एंड एक होता है सेव अनइनिशियलाइज्ड, इनिशियलाइज्ड इसको हम सेट कर देते हैं टू ट्रू। ये हो गए हमारे सेशंस ऑप्शन। सेशन को यूज़ करने के लिए हम लिखेंगे app.use, इसके अंदर पास कर देंगे अपना सेशन और सेशन के अंदर पास कर देंगे अपने सेशन ऑप्शंस को। अब कैसे ट्रैक करेंगे कि सेशंस हमारा वर्क कर रहा है क्या? सेव करके सर्वर को स्टार्ट करेंगे app.js। सेशन वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा उसके लिए वील हैव टू गो टू localhost 8080/listings। तो ये हमारा लिस्टिंग्स वाला पेज आ गया। अब लिस्टिंग्स के अंदर 100% पे ले आते हैं, ये हमारी सारी की सारी लिस्टिंग्स आ गई हैं। अब ये चेक करने के लिए सेशंस वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, इंस्पेक्ट करेंगे और जाएंगे अपने एप्लीकेशन के अंदर। एप्लीकेशन के अंदर अगर कुकीज़ के अंदर हमें connect.sid सेशन आईडी वाली कुकी दिख रही है, इसका मतलब सेशंस वर्क कर रहे हैं, क्योंकि ये कुकी तभी आती है जब सेशंस वर्क कर रहे हैं। और अगर ये कुकी हमें नहीं दिख रही तो इसका मतलब सेशंस अभी वर्क नहीं कर रहे। तो मोस्ट प्रॉब्ली अगर सारी चीज़ें सही जा रही हैं तो हमें ये कुकी यहाँ पे दिखाई देनी चाहिए, और ये connect.sid वाली हमारी कुकी है। एंड इस तरीके से हम अपने सेशंस को एसोसिएट कर सकते हैं विद आवर वेबसाइट। नेक्स्ट चीज़ जिसके बारे में हम बात करेंगे ये होगा टू ऐड कुकी ऑप्शंस। बेसिकली सेशंस के अंदर हम अपने कुकी ऑप्शन को और ज़्यादा यहाँ पे डीप में एक्सप्लोर करेंगे। वी कैन गो टू एक्सप्रेस सेशंस इन npm, एक्सप्रेस सेशन वाले पेज पर चले जाते हैं। एंड यहाँ पर जब हम अपने ऑप्शन के देखें, एंड यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन होता है हमारा कुकी वाला ऑप्शन। तो बाय डिफ़ॉल्ट कुकी की ये वैल्यू होती है जो हमने प्रिंट भी करवा के दी थी। इसमें HTTP ओनली की वैल्यू ट्रू सेट होती है, और मैक्स एज हमारा नल होता है, पाथ हमारा स्लैश होता है। तो ये हमारे डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस हैं। हम अपनी कुकी की वैल्यूज़ को चेंज भी कर सकते हैं, कुछ वैल्यूज़ को। तो इसके अंदर सबसे पहली वैल्यू जिसको हम चेंज करने वाले हैं दैट इज़ गोइंग टू बी एक्सपायर्स एंड मैक्सिमम एज। बेसिकली कुकी का क्या काम है? ये जो हमारी कुकी है इसका काम है हमारे सेशंस को ट्रैक करना। हम चाहते हैं कि एक बार हमारा एक सेशन स्टार्ट हो गया और उसके अंदर कोई कुकी चली गई, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये जो कुकी होती है इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। तो यहाँ लिखा भी हुआ है cookie.expires के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट नो एक्सपायरेशन इज सेट and most clients will consider this a non-persistent cookie and will delete it on a condition like exiting a exiting a web browser application। यानी जैसे ही ब्राउज़र बंद होगा, जिन कुकीज़ की एक्सपायरी डेट नहीं होती, जैसे ही ब्राउज़र बंद हो जाता है जनरली जो मैक्सिमम ब्राउज़र्स होते हैं वो उस कुकी को डिलीट कर देते हैं। अब इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल अगर हम फेसबुक के ऊपर लॉगिन करते हैं अपनी वेबसाइट पे बैठ के, या हम लिंक्डइन के ऊपर लॉगिन करते हैं, तो लिंक्डइन क्या करेगा, एक बार हमने लॉगिन कर दिया और अगर हमने टैब को बंद कर दिया तो नेक्स्ट टाइम अगर हम लॉगिन करना चाहें तब भी हमें टैब जो है ओपन करके दिखा देगा। हमें 5 मिनट बाद भी अगर लॉगिन करना है तो अगर हम दोबारा से टैब के अंदर सेम वेबसाइट खोलें तो हमें बार बार लॉगिन नहीं करना पड़ेगा। ये क्या है? ये कन्वीनियंस है कि अगर यूज़र 5 मिनट बाद भी लॉगिन करना चाहे तो उसे दोबारा उस लॉगिन फॉर्म को, लॉगिन इन्फॉर्मेशन को ना भरना पड़े। वहीं पे अगर हम गिटहब की बात करेंगे तो गिटहब के ऊपर अगर हम एक बार लॉगिन कर देते हैं, हमने अगर टैब बंद कर दिया तो दोबारा से हम लॉगिन कर सकते हैं। पर अगर हम एक हफ्ते तक लॉगिन नहीं करते तो वो क्या करेगा, दोबारा री लॉगिन करवाएगा हमसे। जबकि हो सकता है फेसबुक का कुछ ज़्यादा टाइम पीरियड होता है, आई थिंक इट इज़ अबाउट 14 डेज़ और 21 डेज़, कि वो उतने दिन तक हमारी जो इन्फॉर्मेशन है उसको सेव करके रखेगा। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है हमारी लॉगिन इन्फॉर्मेशन, ये कैसे पता चलता है गिटहब को कि हमने लॉगिन किया था तो कौन सी ईमेल आईडी से किया था, कौन से पासवर्ड से किया था और हमारा क्या अकाउंट है? वो सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो कुकीज़ की फॉर्म में हमारे ब्राउज़र के अंदर सेव्ड रहती है। तो ये जो कुकीज़ हैं
जैसे गिटहब वाली जो कुकी है वो इन्फॉर्मेशन एक हफ्ते बाद डिलीट हो जाएगी, तो मतलब गिटहब वाली जो कुकी है जिसके अंदर सेशन की इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है उसके पास एक एक्सपायरी डेट है जो एक हफ्ते बाद की डेट है। वहीं पे लेट्स सपोज कोई वेबसाइट है जैसे फेसबुक हो गया, अब आई एम नॉट श्योर उसके ऊपर 21 डेज होता है क्या, पर एज्यूम करते हैं 21 डेज के लिए फेसबुक इन्फॉर्मेशन सेव करवाता है, तो उस फेसबुक की जो लॉग इन इन्फॉर्मेशन है सेशन वाली जो कुकी है उसकी एक्सपायरी डेट होगी 21 डेज बाद की, जब लॉग इन हुआ है उस दिन से 21 डेज बाद की। तो इस तरीके से बाय डिफॉल्ट कुकीज़ की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। तो जिन कुकीज़ की एक्सपायरी डेट नहीं होती जनरली वेब ब्राउजर, जैसे ही हम ब्राउजर से टैब को बंद कर देंगे, ब्राउजर बंद कर देंगे, डिलीट कर देगा कुकीज़। बट अगर कोई एक्सपायरी डेट सेट की है तो फिर वो कुकीज़ का चांस है कि उस डेट तक वो परसिस्ट करती है हमारे ब्राउजर के अंदर। तो हम क्या कर सकते हैं, अपने लिए एक एक्सपायरी डेट को हम सेट कर सकते हैं। तो हम सेशन ऑप्शंस के अंदर जाएंगे और यहाँ हम कुकी वाले ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे। तो कुकी के अंदर ही हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, एक एक्सपायर्स और एक मैक्सिमम एज। सबसे पहले एक्सपायर्स के पास जाएंगे। हम क्या चाहते हैं कि ये कब एक्सपायर हो जाए कुकी, हम चाहते हैं आज की जो डेट है date.now हमें पता है ये मेथड क्या रिटर्न करता है, मिली सेकेंड्स के अंदर आज की अभी वाला एग्जैक्ट टाइम एंड डेट हमें रिटर्न करता है। ये तो हो गई आज की डेट। हम चाहते हैं कितने मिली सेकेंड्स बाद वो कुकी एक्सपायर हो जाए, तो हमें उसके लिए यहाँ पे एग्जैक्ट मिली सेकेंड्स की अमाउंट पास करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल हम चाहते हैं आज से एक हफ्ते बाद कुकी एक्सपायर हो जाए, तो कितने दिन होंगे, 7 डेज होंगे। 7 डेज के अंदर कितने आवर्स होंगे, 7 डेज के अंदर 7 मल्टीप्लाइड बाई 24 आवर्स होंगे। और ये जो 24 आवर्स हैं इनके अंदर कितने मिनट्स होंगे, इनके अंदर 60 मिनट्स होंगे। हर मिनट के अंदर कितने सेकंड होंगे, 60 सेकंड्स होंगे। और हर सेकंड के अंदर कितने मिली सेकंड होंगे, 1000 मिली सेकंड्स होंगे। ये नंबर ऑफ मिली सेकंड्स है, कितने टाइम का, एक हफ्ते के टाइम के अंदर इतने मिली सेकंड्स होते हैं। इनको जब आज वाले मिली सेकेंड्स के साथ हम ऐड कर देंगे तो ये एक हफ्ते बाद की डेट एंड टाइम बन जाएगा। एंड फिर ले लेते हैं यहाँ पे एक मैक्स एज। तो मैक्स एज इज गोइंग टू बी दिस वैल्यू। इसको कर लेते हैं सेव। एंड इस बार हमारी सेशन के साथ एक एक्सपायरी डेट भी, तो इस बार हमारी सेशन आईडी के साथ कुकी के साथ एक एक्सपायरी डेट भी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अभी हम वंडरलस्ट के अंदर जाएंगे एंड इफ वी ट्राई टू सी द एक्सपायरी डेट, पहले से ही बिना रिफ्रेश किए हुए ये हमारी एक्सपायरी डेट थी, तो अभी क्या आ रहा है, यहाँ पे सिर्फ सेशन लिखा हुआ आ रहा है, यानी कोई एक्सपायरी और मैक्सिमम एज अभी नहीं है। पर जैसे ही इसको रिफ्रेश करेंगे वैसे ही यहाँ मैक्सिमम एज एंड एक्सपायरी डेट हमारे पास आ गई। आज की डेट फॉर एग्जांपल है 13 अक्टूबर, तो ये क्या दे रहा है मुझे, एक हफ्ते बाद की डेट दे रहा है 13 + 7 विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू 20 अक्टूबर। तो ये जो मेरी कुकी है ये 7 दिन बाद तक मेरे इस ब्राउजर के अंदर परसिस्ट करेगी। यानी एक बार मैंने अपनी इस वेबसाइट के ऊपर लॉगिन कर दिया तो इसकी जो लॉगिन वाली कुकी है अभी तो हमने बनाई नहीं, पर अगर हम बनाते हैं तो वो एक हफ्ते तक यहाँ पर ब्राउजर के अंदर सेव्ड रहेगी और मुझे दोबारा लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी फॉर एटलीस्ट 1 वीक। तो ये हमारी एक्सपायर्स एंड मैक्सिमम एज का रोल होता है। इसके अलावा ये जो HTTP ओनली वाला ऑप्शन होता है इसको बाय डिफॉल्ट हम सेट करते हैं टू ट्रू, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ हम लिख सकते हैं HTTP ओनली, इसको बाय डिफॉल्ट सेट कर देते हैं टू ट्रू। अब वैसे तो इसकी सिग्निफिकेंस अभी ज़्यादा नहीं है, पर जनरली ये सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए हम करते हैं। इतना ज़्यादा डिटेल में अभी इसके हम नहीं जाएंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। पर बेसिकली सिक्योरिटी के अंदर जो क्रॉस स्क्रिप्टिंग अटैक्स होते हैं, यू कैन सर्च फॉर क्रॉस स्क्रिप्टिंग अटैक्स। इतना डिटेल में अभी हम नहीं जा रहे उतना, पर उनसे प्रिवेंट करने के लिए हम HTTP ओनली को यहाँ पे सेट करें टू ट्रू। इसको कर लेते हैं सेव। एंड अभी हमारे पास जितनी भी कुकीज़ आएंगी उन सारी कुकीज़ के पास हमारे पास एक्सपायर्स एंड एक मैक्सिमम एज का ऑप्शन होगा। अब अभी के लिए हमने सेशंस को यूज़ कर लिया, नेक्स्ट हम यूज़ करने वाले हैं अपने फ्लैश को। फ्लैश को यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, एक बेसिक सा एग्जांपल लेंगे कि जैसे ही हम एक नई लिस्टिंग क्रिएट करें, हम ऐड न्यू लिस्टिंग के अंदर जाके जैसे ही यहाँ से एक नई लिस्टिंग क्रिएट करेंगे वैसे ही हमारे पास एक नया मैसेज ऊपर फ्लैश होना चाहिए कि न्यू लिस्टिंग क्रिएटेड। तो उस चीज़ के लिए सबसे पहले तो फ्लैश को हम इंस्टॉल कर लेंगे, npm i connect flash एंड app.js के अंदर जाके इसे रिक्वायर कर लेंगे हमारा कनेक्ट फ्लैश, जहां पर हमने सेशंस को यूज़ किया था। बेसिकली इसी सेशंस वाली लाइन के बाद हमें app.use करना है अपने फ्लैश को। एक चीज़ हमें नोट करनी है कि हमारे कोड के अंदर जहाँ पे हम ये राउट्स को रिक्वायर कर रहे हैं, app.use के अंदर राउट्स को पास कर रहे हैं, उनसे पहले हमें फ्लैश को यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि बेसिकली इस फ्लैश को हम राउट्स की हेल्प से यूज़ करने वाले हैं। तो पहले फ्लैश आएगा, उसके बाद हमारे राउट्स आएंगे हमारे कोड के अंदर। तो इसको सेव कर लेते हैं एंड इसे कर लेते हैं क्लियर। हम क्या करेंगे, राउट्स के अंदर अपने listing.js वाले राउट में जाएंगे और हम चाहते हैं जैसे ही एक नया राउट क्रिएट हो
यानी राउटर डॉट पोस्ट के अंदर जाएंगे और जैसे ये नया राउट क्रिएट हो गया वैसे ही रिक्वेस्ट के अंदर हम एक नया फ्लैश क्रिएट करेंगे जिसमें सक्सेस हमारी की होगी और मैसेज होगा, लेट्स कॉल इट न्यू लिस्टिंग क्रिएटेड। इसको कर लेते हैं सेव। एंड ये जो न्यू लिस्टिंग क्रिएटेड है तो ये मैसेज हम फ्लैश करवाना चाहते हैं जैसे ही रीडायरेक्ट करें हम लिस्टिंग्स वाले पेज पे उसी के साथ। तो इस मैसेज को हम कहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, हम अपने रिस्पॉन्स के अपने लोकल वेरिएबल्स के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस करने के लिए app.js के अंदर जाएंगे और यहाँ हम एक इनफैक्ट ये वाला रूट वाला जो पाथ है इसे ऊपर लिख लेते हैं और यहाँ पर राउट से जस्ट पहले हम एक मिडलवेयर क्रिएट करेंगे app.use। इसके अंदर हमारे पास रिक्वेस्ट होगा, रिस्पॉन्स होगा, नेक्स्ट होगा एंड इस मिडलवेयर के अंदर हम अपने रिस्पॉन्स डॉट लोकल्स के अंदर एक सक्सेस वाला मैसेज जो है उसे क्रिएट करेंगे। दिस इज गोइंग टू बी रिक्वेस्ट डॉट फ्लैश में अगर कोई भी सक्सेस वाला मैसेज आता है तो वो हमारे रिस्पॉन्स के अंदर लोकल्स के अंदर सेव हो जाएगा एंड फिर हम अपने नेक्स्ट को कॉल कर देंगे। एक चीज़ ध्यान रखनी है, नेक्स्ट को कॉल करना नहीं भूलना, नहीं तो इसी मिडलवेयर पर हम स्टक होके रह जाएंगे। इसको कर लेते हैं सेव एंड नेक्स्ट को कॉल करेंगे तो ऑटोमेटिकली राउट से मैच कर जाएगा। अब इसको यूज़ कहाँ करें इस सक्सेस वाले वेरिएबल को, इसे यूज़ करने के लिए व्यूज़ के अंदर जाके, लिस्टिंग्स के अंदर जाके index.ejs के अंदर, क्योंकि रीडायरेक्ट कहाँ पे हो रहा है, listing.js में रीडायरेक्ट हो रहा है स्लैश लिस्टिंग्स पे मतलब इंडेक्स पे, तो index.ejs में सबसे ऊपर जाएंगे, ऑल लिस्टिंग्स से भी ऊपर जाएंगे और यहाँ पर हम यूज़ कर लेंगे अपने सक्सेस वाले इस मैसेज को। इसको कर लेते हैं सेव। तो यहाँ क्या क्या किया हमने, app.js के अंदर फ्लैश को यूज़ किया और अपना मिडलवेयर डिफाइन कर लिया और लिस्टिंग्स के अंदर जाके ये रिक्वेस्ट से एक मैसेज हमने फ्लैश कर दिया और इस फ्लैश्ड मैसेज को index.js के अंदर जाके हम यहाँ प्रिंट करवा रहे हैं। अब आ जाएंगे यहाँ पे, रिफ्रेश करेंगे। ओके, सर्वर को हमें स्टार्ट करना है एंड इफ वी रिफ्रेश हम एक नई लिस्टिंग अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं। इसको बोल देते हैं सैम्पल लिस्टिंग, सम डिस्क्रिप्शन, प्राइस रख सकते हैं 2000, इंडिया, जयपुर, ऐड। जैसे ही ऐड किया हम इंडेक्स वाले पेज पर आ गए और इंडेक्स वाले पेज पर हमारे लिए क्या हुआ, ये नया मैसेज जो है फ्लैश होके आ गया। अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो सेकंड टाइम ये मैसेज कभी नहीं आएगा। तो ये मैसेज एक ही बार आएगा, एक ही बार में कब आएगा, तब आएगा जब हमने किसी नई लिस्टिंग को क्रिएट किया है। तो इस तरीके से हमारे फ्लैश मैसेजेस काम करते हैं जिसको हमने प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर लिया है यहाँ पे। अब नेक्स्ट चीज़ जो हम करने वाले हैं, अपने फ्लैश के लिए हम सक्सेस एंड फेलियर के पार्शियल्स को डिफाइन करेंगे। बेसिकली अभी ये जो मैसेज अपीयर किया यहाँ पर वो इतना देखने में अच्छा नहीं लग रहा, तो उसे हम और बेटर स्टाइलिंग देने के लिए बूटस्ट्रैप को यूज़ करेंगे। तो व्हाट वी कैन डू इज हम बूटस्ट्रैप के अंदर अलर्ट्स के पास जा सकते हैं और अलर्ट्स के अंदर हमारे पास डिफरेंट अलर्ट्स होते हैं। तो बेसिकली ये जो मैसेज हम फ्लैश करवा रहे हैं index.ejs के अंदर, इसे हम यहाँ पर फ्लैश करवाने की बजाय डायरेक्टली बॉयलर प्लेट के अंदर फ्लैश करवाएंगे। इतने पार्ट को क्रॉस कर देते हैं, हम जाएंगे अपने लेआउट्स के अंदर बॉयलर प्लेट में और बॉयलर प्लेट में यहाँ पर अपने कंटेनर के अंदर बॉडी से जस्ट पहले अगर हम कोई मैसेज फ्लैश करवाना चाहते हैं पेज के सबसे ऊपर, तो उसके लिए हम एक नया इंक्लूड्स क्रिएट करेंगे। जैसे हमने अपने नैव बार के लिए, फुटर के लिए इंक्लूड क्रिएट किया है, वैसे ही हम अपने सक्सेस वाले फ्लैश के लिए एक इंक्लूड क्रिएट करेंगे। तो यहाँ इंक्लूड्स के अंदर जाके वी कैन क्रिएट अ न्यू इंक्लूड विच इज़ गोइंग टू बी flash.ejs और flash.ejs को के अंदर यहाँ पर लेट्स सपोज हम लिख देते हैं फ्लैश मैसेज फॉर सक्सेस, इस तरीके का हम कुछ लिख देते हैं और इसे यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं बॉडी से जस्ट पहले, क्योंकि हम इसे टॉप पे डिस्प्ले कराना चाहते हैं। तो इंक्लूड करने के लिए हम लिख देते हैं flash.ejs। इसको एक बार कर लेते हैं सेव। तो हमने क्या चेंज किया, हमने इंक्लूड्स के अंदर एक flash.ejs नाम की फाइल बनाई, उसके अंदर अभी हमने सिर्फ रैंडम मैसेज लिखा हुआ है और बॉयलर प्लेट के अंदर उस flash.ejs को हमने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया बॉडी से जस्ट पहले। बॉडी से जस्ट पहले क्यों, क्योंकि हम पूरी बॉडी के सबसे टॉप पे इसको दिखाना चाहते हैं, ऑब्वियसली नैव बार के बाद, बट बॉडी से जस्ट पहले। तो इसको सेव कर लेते हैं एंड यहाँ पे आ जाते हैं। जैसे ही हम रिफ्रेश करेंगे, बाय डिफॉल्ट ये मैसेज हमारे पास अभी तो हर बार फ्लैश होके आ रहा है, पर अभी हमने क्योंकि यहाँ पे फ्लैश को यूज़ नहीं किया, अभी सिंपली हमने क्या किया, वेरिएबल यूज़ नहीं किया, h1 डिफाइन किया है। अब इस मैसेज को और बेटर दिखाने के लिए हम अपने अलर्ट्स को यूज़ करेंगे। तो बूटस्ट्रैप में वी कैन यूज़ सक्सेस के लिए हम इस वाले अलर्ट को यूज़ कर सकते हैं, ग्रीन वाले को। तो ग्रीन वाले अलर्ट के लिए हमें इसे क्लास देनी पड़ेगी अलर्ट सक्सेस एंड रोल देना पड़ेगा एज अलर्ट। तो यहाँ पे इस मैसेज की जगह हम एक डिव क्रिएट कर लेते हैं
एंड div के अंदर हम अपनी क्लास दे देंगे अलर्ट, अलर्ट सक्सेस, रोल हो जाएगा अलर्ट का। और यहाँ पे हम अपने उस वेरिएबल को एक्सेस करेंगे। कौन से वेरिएबल को? अपने सक्सेस वेरिएबल को। ये सक्सेस वेरिएबल कौन सा वेरिएबल है? app.js के अंदर, जिसे हमने मिडलवेयर के अंदर रिस्पॉन्स के लोकल्स के अंदर डिफाइन किया है। तो ये हमारा सक्सेस वाला मैसेज आ जाएगा। इसे कर लेंगे सेव। एंड इस बार जब हम नई लिस्टिंग क्रिएट करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो हमें कुछ नहीं दिखाई देगा। रिफ्रेश करेंगे तो अभी सक्सेस वाला मैसेज क्या है? खाली है। तो उसके लिए हमें खाली अलर्ट दिखाई दे रहा है। पर अगर मैंने नई लिस्टिंग को क्रिएट किया, फॉर एग्जाम्पल अभी ये जो है हर जगह दिखाई देगा हमें, नई कुछ भी रैंडम लिस्टिंग जो है उसको हमने क्रिएट कर लिया, ऐड किया, तो इस बार क्या आ रहा है? इस बार मेरे पास आ रहा है न्यू लिस्टिंग क्रिएटेड। और रिफ्रेश करेंगे तो ये खाली हो गया। अब क्योंकि हम एक एम्प्टी अलर्ट नहीं दिखाना चाहते, तो उसके लिए हम यहाँ कुछ कुछ कंडीशंस ऐड कर सकते हैं। कंडीशन हमारी ये हो सकती है कि अगर हमारा सक्सेस जो है वो एग्जिस्ट करता हो तभी क्या करें? तभी हम इस डिव को क्रिएट करेंगे, वरना एक एम्प्टी अलर्ट हम क्रिएट नहीं करेंगे। तो इसे ले आते हैं यहाँ पर एंड इफ कंडीशंस को EJS टेम्पलेट के अंदर ऐड कर देते हैं। ये हमारी कंडीशन होगी। एंड इसके साथ साथ व्हाट वी कैन डू इज, ये जो हमारा सक्सेस है app.js के अंदर, इस सक्सेस को हम प्रिंट भी करवा सकते हैं। कहाँ पे प्रिंट करवाएंगे अपने इस सक्सेस को? app.js के अंदर यहाँ पे console.log करके हम अपने सक्सेस वाले इस यानी response.locals.success को प्रिंट करवा सकते हैं। सेव किया एंड रिफ्रेश करेंगे। इस बार ये खाली है, मतलब रिफ्रेश अगर करेंगे तो अभी भी हमारे पास खाली मैसेज आ रहा है। खाली मैसेज कैसे आ रहा है? flash.ejs के अंदर इवन दो हमने कंडीशन ऐड कर दी है कि अगर सक्सेस एग्जिस्ट करता हो तभी ये अलर्ट हमें क्रिएट करना है, तब भी हमारे पास अलर्ट क्रिएट हो रहा है और खाली अलर्ट क्रिएट हो रहा है। इसका रीज़न ये है कि सक्सेस क्या है? सक्सेस जो हमने response.locals के अंदर वेरिएबल क्रिएट किया है वो एक्चुअली एक एरे है, और वो एरे एग्जिस्ट करता है, पर वो एरे खाली है। सक्सेस तो एग्जिस्ट करता है बट उसके अंदर कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक और कंडीशन ऐड करनी पड़ेगी, विच इज़ गोइंग टू बी सक्सेस डॉट लेंथ भी एग्जिस्ट करनी चाहिए, और वो लेंथ ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम सक्सेस डॉट लेंथ के लिए भी चेक करेंगे। इसको कर लेंगे सेव एंड इस बार अगर रिफ्रेश करेंगे तो इस बार एम्प्टी अलर्ट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सक्सेस तो एग्जिस्ट करता है पर सक्सेस की लेंथ 0 है, तो उसके लिए फॉल्स हो जाएगा और वो अलर्ट हमारे पास डिस्प्ले होकर नहीं आएगा। यहाँ से हम चाहें तो इसे रिमूव कर सकते हैं। सेव कर लिया एंड इस बार रिफ्रेश करेंगे, डिफरेंट पेजेस पे जाएंगे तो इस बार हमारे पास खाली अलर्ट प्रिंट होकर नहीं आएगा। अलर्ट इस बार तभी प्रिंट होकर आएगा जब हम कोई नई लिस्टिंग जो है क्रिएट करेंगे। तो न्यू लिस्टिंग को हम क्रिएट कर सकते हैं, ऐड किया तो ये न्यू लिस्टिंग क्रिएटेड वाला मैसेज हमारे पास आ गया। रिफ्रेश करेंगे तो हमारा मैसेज यहाँ से हट जाएगा। अब इस मैसेज को और बेटर बनाने के लिए हम अलर्ट्स के अंदर जा सकते हैं एंड जनरली अलर्ट्स के अंदर उन्हें डिसमिस करने का हमारे पास ऑप्शन होता है। तो डिसमिसिंग अलर्ट्स के अंदर जाएंगे और अलर्ट्स को डिसमिस करने के लिए बेसिकली हमें उनके अंदर ये जो क्लासेस हैं इनको ऐड करना पड़ता है। अलर्ट डिसमिसिबल फेड शो, तो इस क्लास को यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं, सेव करते हैं एंड साथ के साथ हमें एक बटन ऐड करना पड़ेगा जिसका काम होगा टू हेल्प डिसमिस द अलर्ट। तो सक्सेस वाले मैसेज के बाद इस बटन को हम ऐड कर लेंगे, सेव कर लेंगे। इस डिव की हमें ज़रूरत नहीं है बटन के लिए। सेव कर लिया तो ये हमारी अलर्ट हो गया। अलर्ट के अंदर हमारे पास एक बटन हो गया। इस बटन का काम है जैसे ही इस क्रॉस को क्लिक करेंगे वैसे वो अलर्ट गायब हो जाए। तो वही सेम चीज़ हम अपने अलर्ट के लिए इम्प्लीमेंट करेंगे। ऐड न्यू लिस्टिंग, कोई रैंडम नई लिस्टिंग पर हम गए, प्राइस ऐड किया, कंट्री ऐड की, लोकेशन ऐड की, ऐड किया तो इस बार आ रहा है न्यू लिस्टिंग क्रिएटेड, और इस अलर्ट को हम क्रॉस करके भी यहाँ से हटा सकते हैं। अब अलर्ट को साइज में छोटा करने के लिए व्हाट वी कैन डू इज वी कैन गिव इट अ क्लास ऑफ कॉलम 6 एंड इसे सेंटर करने के लिए हम इसे ऑफसेट दे सकते हैं ऑफ 3। सेव कर लेंगे, रिफ्रेश, ऐड न्यू लिस्टिंग। नई लिस्टिंग के अंदर कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन है जिसको हम ऐड कर सकते हैं, ऐड किया तो इस बार ये ऐड न्यू लिस्टिंग हमारे पास इस तरीके से प्रिंट होके आ रहा है। इसको हम कर सकते हैं यहाँ से क्रॉस। तो अभी तो हमने अलर्ट सक्सेस वाला क्रिएट किया है ओनली फॉर एडिंग अ न्यू लिस्टिंग। हम चाहें तो ये सेम अलर्ट क्रिएट कर सकते हैं। राउट्स के अंदर जाएंगे, listing.js के अंदर इस तरीके से ये जो फ्लैश करवाए मैसेज, ऐसे ही जब हम किसी लिस्टिंग को डिलीट करते हैं तब भी मैसेज फ्लैश करवा सकते हैं। तो यहाँ पे डिलीटेड लिस्टिंग जैसे प्रिंट हो जाए, मैसेज फ्लैश करवा दो सक्सेस, और यहाँ हम लिख सकते हैं लिस्टिंग डिलीटेड। सेव कर लेते हैं।
ऐसे ही रिव्यूज़ के अंदर कर सकते हैं। रिव्यूज़ में जैसे ही नया रिव्यू क्रिएट हुआ वैसे ही यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं न्यू रिव्यू क्रिएटेड। और जैसे ही किसी रिव्यू को डिलीट करें वैसे ही मैसेज प्रिंट होके आ सकता है रिव्यू डिलीटेड। सेफ। लिस्टिंग्स के अंदर अगर अपडेट हो रही है लिस्टिंग, फॉर एग्जांपल यहाँ अपडेट हो गई लिस्टिंग राउटर डॉट पुट के अंदर, तो भी हम मैसेज फ्लैश करवा सकते हैं लिस्टिंग अपडेटेड। तो इसको कर लेते हैं सेव। टेस्ट करते हैं इन सबको। न्यू लिस्टिंग वाला हमने ऑलरेडी टेस्ट कर लिया है। अब इसके अंदर जाएंगे, इस लिस्टिंग को जैसे ही हम डिलीट करते हैं, डिलीट पे हमने क्लिक किया, क्या आ गया? लिस्टिंग डिलीटेड। ये वाली जो लिस्टिंग है इसको अगर हम एडिट करते हैं, एडिट में लेट्स गिव इट अ वैलिड नेम, तो यहाँ वैलिड नेम लिख देते हैं। एडिट कर दिया तो हमारे पास आ गया लिस्टिंग अपडेटेड। इसको क्रॉस कर लेते हैं। इसी लिस्टिंग के अंदर अगर हम न्यू रिव्यू सबमिट करते हैं, न्यू रिव्यू वेरी गुड, इस तरीके से हमने कुछ किया, 5 स्टार रेटिंग दे दी, सबमिट कर दिया, तो हमारे पास आ गया न्यू रिव्यू क्रिएटेड। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये हमारा नया रिव्यू है। इसी रिव्यू को अगर हम डिलीट करें तो हमारे पास आ जाएगा रिव्यू डिलीटेड। तो इस तरीके से कुछ एक्शन हो रहा है, उसके बेसिस पर अगर हम सिंगल टाइम किसी मैसेज को फ्लैश करवाना चाह रहे हैं तो उसको हम फ्लैश करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कनेक्ट फ्लैश, जिसको हमने इंप्लीमेंट किया है सक्सेस के लिए। तो अपने सक्सेस पार्शियल को तो हमने इंप्लीमेंट कर लिया। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अपने फेलियर पार्शियल्स के बारे में। अब एरर वाले पार्शियल्स के लिए हमारे पास क्या केस हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल ऑल लिस्टिंग्स के अंदर हमारे पास लेट्स सपोज ये वाली एक लिस्टिंग है। इस लिस्टिंग का लिंक हम कॉपी कर लेते हैं और इस लिस्टिंग को हम डिलीट कर देते हैं। हमने लिस्टिंग को डिलीट कर दिया। अब दोबारा से अगर इसी सेम लिस्टिंग पर हम जाने की कोशिश करेंगे, एंटर किया, तो हमारे पास क्या आ रहा है? हमारे पास इस तरीके से कुछ कुछ एरर आ रहा है। हम चाहते हैं इस एरर की बजाय अगर कोई लिस्टिंग डिलीट हो गई है, एग्जिस्ट ही नहीं हो रही, मिल ही नहीं पा रही, तो उस केस में हम चाहते हैं कि हम ऑल लिस्टिंग्स पर ही चले जाएं और ऊपर हमारे पास एक एरर मैसेज फ्लैश होके आ जाए कि योर लिस्टिंग वाज डिलीटेड या द लिस्टिंग यू आर ट्राइंग टू एक्सेस डज नॉट एग्जिस्ट, इस तरीके का कुछ मैसेज आ जाए। तो ये चीज़ इंप्लीमेंट करने के लिए वी कैन गो टू listing.js और listing.js के अंदर यहाँ पर जब हम शोर आउट में लिस्टिंग को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ पर अगर हमारे पास लिस्टिंग एग्जिस्ट नहीं करती तो इफ़ नॉट ऑफ लिस्टिंग, मतलब ये जो लिस्टिंग है ये हमारे पास अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में हम एक नया फ्लैश क्रिएट करेंगे, फ्लैश मैसेज, और ये हमारा एरर वाला मैसेज होगा। और क्या एरर हम भेजना चाहते हैं? हम एरर मैसेज भेजना चाहते हैं लिस्टिंग यू रिक्वेस्टेड फॉर डज नॉट एग्जिस्ट, इस तरीके का हम कुछ मैसेज भेजना चाहते हैं। और अगर लिस्टिंग एग्जिस्ट नहीं करती तो उस केस में शो डॉट ईजेस पे तो जाने की ज़रूरत है ही नहीं, हम सीधा रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट करना चाहते हैं टू /listings। हम इंडेक्स पे ही रीडायरेक्ट करना चाहते हैं यहाँ से। तो अगर लिस्टिंग एग्जिस्ट नहीं करती तो एरर वाला मैसेज हम फ्लैश करवाना चाहते हैं और रीडायरेक्ट करना चाहते हैं अपने लिस्टिंग्स वाले पेज पे। इसको सेव कर लेते हैं। अब ये एरर मैसेज जो है इसको एक्सेस करने के लिए हमने कोड तो लिखा ही नहीं, तो यहाँ पे सबसे पहले तो इस एरर मैसेज को हमें लोकल्स के अंदर सेव करवाना पड़ेगा। response.locals.error इज इक्वल टू request.flash_error, इसको सेव कर लेते हैं। और हमारे जो व्यूज़ हैं, व्यूज़ के अंदर जो इंक्लूड्स हैं, फ्लैश वाले इंक्लूड्स में जैसे हमने सक्सेस के लिए बनाया है वैसे ही हमें एरर के लिए भी बनाना पड़ेगा। तो एरर के लिए इसको क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे चेक करेंगे अगर हमारा एरर एग्जिस्ट करता है और एरर की लेंथ ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। और सक्सेस की जगह इसको कह देते हैं डेंजर, क्योंकि हम रेड कलर में अपने अलर्ट को शो करवाना चाहते हैं। इसको कर लेते हैं सेव। तो ये हमारा सक्सेस के लिए हो गया एंड ये हमारा एरर वाला पार्शियल हो गया जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इसे क्रॉस कर लेते हैं। लिस्टिंग के अंदर हम यहाँ पे अपना एरर थ्रो कर रहे हैं। यहाँ एरर थ्रो नहीं कर रहे, बेसिकली एरर के लिए फ्लैश क्रिएट कर रहे हैं और यहाँ से रीडायरेक्ट कर रहे हैं शो की तरफ नहीं, हमारे index.ejs की तरफ। तो इस बार अगर हम सेम चीज़ करें, मतलब ये जो लिस्टिंग है जो एग्जिस्ट नहीं करती, इसको इस बार एक्सेस करने की कोशिश की, तो इसे रिफ्रेश करेंगे तो हम कहाँ जा रहे हैं? ऑल लिस्टिंग्स पे जा रहे हैं, पर एरर हमारे लिए शो नहीं हो रहा। अच्छा, एक बार चले जाते हैं अपने flash.ejs में। ओके, यहाँ पे हमें सक्सेस नहीं प्रिंट करवाना है, यहाँ पे हमें एरर प्रिंट करवाना है। सेव किया एंड इस बार एक नई लिस्टिंग लेनी पड़ेगी हमें। ये हमारी सैम्पल लिस्टिंग है। अब सैम्पल लिस्टिंग का हम लिंक कॉपी कर लेते हैं एंड इसे डिलीट कर देते हैं। लिस्टिंग डिलीटेड एंड अब इस लिंक पे जाएंगे तो यहाँ पे आ रहा है लिस्टिंग यू रिक्वेस्टेड फॉर डज नॉट एग्जिस्ट।
तो बेसिकली अब हमारे पास वो पूरा को पूरा एरर डिस्प्ले होकर नहीं आया। जिस लिस्टिंग को हमने रिक्वेस्ट किया था अगर वो एग्जिस्ट नहीं करती तो उसके लिए एक सिंपल सा मैसेज हमारे पास डिस्प्ले होकर आ गया। सेम चीज़ हम अपडेट के लिए भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इस लिस्टिंग के एडिट पेज पे गए, ये हमारा एडिट पेज है, और एडिट पेज से वापस जाके मैंने इस लिस्टिंग को डिलीट कर दिया। हमने लिस्टिंग को डिलीट कर दिया एंड दोबारा से हम इसके एडिट पेज पे जाने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारे पास ये मैसेज आएगा। हम चाहते हैं ये मैसेज ना आए, हम क्या करें, इंडेक्स पे ही रीडायरेक्ट कर जाएं और सेम एरर मैसेज जो है हमारे लिए फ्लैश हो जाए। तो उसके लिए लिस्टिंग्स के अंदर हम जा सकते हैं एंड इसे कर लेते हैं कॉपी। ये जो हमारा एडिट राउट है, एडिट राउट के अंदर अगर ये लिस्टिंग हमारे लिए एग्जिस्ट नहीं करती तो उस केस में क्या हो, उस केस में अगर लिस्टिंग एग्जिस्ट नहीं करती तो लिस्टिंग यू रिक्वेस्टेड फॉर डज नॉट एग्जिस्ट। इसको कर लेते हैं सेव एंड यहाँ पे आ जाते हैं ऑल लिस्टिंग्स के पास। ऑल लिस्टिंग्स में फॉर एग्जांपल ये जो हमारी लिस्टिंग है इसको एडिट करने का हमने राउट कॉपी कर लिया। बैक करेंगे, इसे हमने डिलीट कर दिया, डिलीट हो गई लिस्टिंग। इस बार जब जाएंगे इसी सेम लिस्टिंग को एडिट करने के लिए तो हमारे पास आएगा लिस्टिंग यू रिक्वेस्टेड फॉर डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस तरीके से हम फ्लैश मैसेजेस को क्रिएट करते हैं सक्सेस एंड एरर के केसेस के लिए।